की है। भारतीय सेना में अपनी जवानी उन्होंने लगाई है और वहाँ से अपनी जवानी भारतीय सेना को देने के बाद जब वहाँ से निकले, जो अपना रिटायरमेंट का या वॉलेंट्री रिटायरमेंट का जो कुछ पैसा मिला वो भी भारतीय सेना में वॉर फंड जो होता है, विडो वॉर फंड, उसको डोनेट करके जीरो से अपना जीवन शुरू किया। 2 ट्रकों से अपना कैरियर स्टार्ट किया और रमेश अग्रवाल जी ने 2 ट्रकों से कैरियर स्टार्ट करके आज 1500 से ज़्यादा ट्रकों का अंपायर खड़ा है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, उसके आप चेयरमैन हैं और आपके कंपटीशन में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि भारत में पैकिंग एंड मूविंग का कॉन्सेप्ट लाने वाला कोई व्यक्ति है तो रमेश अग्रवाल है। बस एक टेलीफोन कीजिए, आपकी टेंशन खत्म, रमेश अग्रवाल जी की टेंशन शुरू। आपका घर पूरा का पूरा कैसे शिफ्ट किया जाए और एक बच्चे की जैसे संभाल की जाती है उतनी संभाल के साथ आपके सामान को कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, ये आर्ट उनके पास है। तो भारत में राष्ट्रपति भवन से लेकर भारत में आज तक के जब राष्ट्रपति मकान शिफ्ट होता है तो एक ही व्यक्ति करता है, जिसका नाम होता है रमेश अग्रवाल। रमेश अग्रवाल जी ने सारा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया है। एक फौजी के नाते उनको इस बात का प्राउड है कि मैं भारतीय सेना के साथ जुड़ा रहा हूं, भारतीय वायु सेना के साथ जुड़ा रहा हूं। रमेश अग्रवाल जी एक पुस्तक इन्होंने लिखी, हार्ट टू हार्ट। सौभाग्य मुझे मिला कि उस पुस्तक का लेखक होने का मुझे सौभाग्य है। 5 भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। डायमंड पॉकेट बुक से वो किताब निकली है। भारत का बहुत बड़ा पब्लिशर है और रेलवे के हर स्टॉल पे आपको मिलेगी। लाखों की संख्या में वो किताब बिक चुकी है। ये किताब कहीं से लेकर पढ़ना, रमेश जी का अभी घंटे आध घंटे के भाषण से कुछ काम नहीं चलेगा, पूरी किताब को ध्यान से पढ़ना। इस किताब ने हजारों लोगों के जीवन को बदला है। ऐसा एक बड़ा व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है। मेरा अकेले का मन नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं उनको बुला पाऊँ। आप सबका सपोर्ट लगेगा तो उनको मंच तक हम बुला लेंगे। और एफपीआरटी इस बात के लिए आज प्राउड कर सकती है क्योंकि इतने कम लोगों में रमेश जी आ जाएं, ये मोहब्बत है राजेश चेतन से उनकी कि मेरे कहने पर यहाँ वो उपस्थित हो गए हैं। आज आईआईटी, आईआईएम, अभी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर उनका लेक्चर था, एसआरसीसी। आप सोचिए कितने कितने बड़े ब्रांड, कितने कितने बड़े लोग उनको आज बुला रहे हैं। उनके ऊपर केस स्टडी चल रही है आईआईटी के अंदर कि रमेश अग्रवाल जी ने कैसे इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया। आईआईटी स्टूडेंट जिस व्यक्ति के ऊपर केस स्टडी कर रहे हैं, जिसको पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में, आज वो एफपीआरटी के इन थोड़े से लोगों के बीच में मोहब्बत की वजह से आ गए हैं। मैं चाहता हूं अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। एक बार खड़े होकर तालियां बजाएं और बुलाएं श्री रमेश अग्रवाल। सबको जय हिंद। राजेश जी का एक प्यार है और एक परिवार के साथ उन्होंने जोड़ दिया। तो मैं तो कहता हूँ ना कि जी 5 जहाँ इकट्ठे होते हैं तो बुलाए, तो मैं तो वहाँ भी, जब परिवार है तो वैसे भी आना पड़ेगा। मेरे को आने से बड़ी प्रसन्नता भी होती है। और क्योंकि जब वो एक वर्ड है फाइनेंशियल प्रोफेशनल, क्योंकि फाइनेंस प्रोफेशनल एक आदमी 50 आदमियों को फाइनेंस की एडवाइस करता है। तो आप यहाँ पर मान लो 50 हैं तो 2500 से कम नहीं है, क्योंकि इतने लोगों को एडवाइस कर रहे हो। तो फाइनेंस प्रोफेशनल बहुत एक अहम वो है। और मैं तो एक छोटा सा सैनिक के रूप में एक मेरा करियर शुरू किया था। भगवान को मंजूर था कि मैं सैनिक, कुछ साल के बाद सैनिक ना रहूं, बिजनेसमैन बनूं, तो उन्होंने जैसा चाहा वैसे मैं हो गया। और कल परसों आपने देखा होगा काजीकुंड के पास एक तूफान था, जिसके कारण कुछ सैनिक, 7 सैनिक उस पुलिस पोस्ट पीट जो होती है ना, जो चेक पोस्ट टाइप की, वो गिर गई और वो बर्फ के नीचे दब गए थे, जिसमें से 3 तो डिक्लेयर डेड, 2 जीते हुए मिल गए, 2 को खोज रहे थे। पता नहीं अब खोजेंगे तो शायद वो बचना मुश्किल है। तो मेरे को उस टाइम 1981 का, जब मैं जेएनके में था और इसी तरह मेरी भी एक पोस्ट थी, मैं भी उस पोस्ट पे काम कर रहा था। सदारा गांव है श्रीनगर के पास, वहां मेरी पोस्ट थी। और इसी तरह दुर्भाग्य से महीना भी ये फरवरी का था,
और मैं पोस्ट पे था, मेरे साथ एक बंगाली मिस्टर SK डैंग थे। तो हमारे वहाँ पर 6 पोस्ट पे होते हैं, मगर एक टाइम पर 2 होते हैं, फिर 2 जाएंगे, फिर 2 आएंगे, 2 जाएंगे, 2 आएंगे। इस तरह से 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। 2 जो ड्यूटी करते हैं वो 2-2 घंटे की करते हैं, और ये ड्यूटी का नंबर 12 महीने में हर किसी का एक बार आता है। उस टाइम मेरा आया हुआ था। बहुत बढ़िया फैसिलिटी होती है, टेंट था हमारा, और हम बिल्कुल बॉर्डर पे, उधर हमारा कुछ आगे चला जाए तो पाकिस्तान की पोस्ट, इधर हमारा हिंदुस्तान की पोस्ट, और एक मशीन गन दे देते हैं, 32 उसको गोलियां दे देते हैं कि आप जब भी कुछ हो तो 32 गोलियों पे संभालना, उसके बाद पीछे की फिर फौज बाद में आ जाएगी। जब तक 32 गोलियों की आवाज़ सुनेंगी दूसरे लोग आ जाएंगे, संभाल लेंगे। तो मैं और मिस्टर SK डैंग वो उस टाइम पर ड्यूटी पे थे। रात का करीबन 1-2 बजे का टाइम था, और सर्दी थी, बर्फ हल्की हल्की पड़ रही थी। तो चारों तरफ से टेंट हमारे बहुत बढ़िया होते, जैसे बिल्डिंग होती है उसी तरह के टेंट होते हैं, 3-3, 4-4 लेयर के। और इतनी बर्फ पड़ी, इतनी बर्फ पड़ी, रात के 2:30 बजे वो टेंट एकदम नीचे धंस गया। ऊपर 8-8 फीट बर्फ थी। मिस्टर SK डैंग वो सो रहे थे, और मैं अपनी कुछ हल्की सी बल्ब लट्टू जो बोलते हैं ना, उसमें अपनी किताब पढ़ रहा था कोई। जब एकदम गिर गया तो गिरते ही मुश्किल से सोचा कि पहले तो मैं टेंट से बाहर निकलूं, नहीं तो दम घुट जाएगा। किसी तरह से भी अपने हाथ पार मार के मैं टेंट से बाहर निकला। बाहर निकला तो बर्फ, ऊपर से बर्फ पड़ रही। एकदम ख्याल आया मैं तो निकल गया, डैंग साहब तो अब अंदर ही है। अब किसी तरह से भी डैंग साहब को भी मैंने पांव हाथ खींच के बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसको होश नहीं था। अब मैं सोचा ये तो मर जाएगा या मर जाएगा या मर गया होगा। तो चारों तरफ बर्फ, 5-5 फीट, 6-6 फीट, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मगर मेरे को ध्यान में था कि जो हमारा सिख क्वार्टर है वो उस साइड में है, वो 2-2.5 किलोमीटर है। जैसे बेतालर वो होता ना, उसको खींच के लेके जाता है, इसी तरह मैं डैंग साहब को खींचता 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 2-2.5 घंटे के अंदर सिख क्वार्टर पहुंचा। वहां लेकर गया। रास्ते में नाली भी आई होगी, क्योंकि वहां तो सफेद दिखाई दे रहा था। और वहां के ड्यूटी ऑफिसर जो होते हैं, वो बर्फ पड़ी होती है तो वो भी ऐसे ही होते हैं, पी पाकर सोए हुए। तो मैंने किसी तरह जगाया, मैं तो उन्होंने कुछ अंदर दवाई डाली, गर्म पानी डाला। डैंग साहब जो आया तो मेरे याद आ रहा था कि मैंने भी उस टाइम पर एक नया लाइफ लिया था। वो बर्फ गिरने के बाद मैं किस तरह जिया, कैसे आया, और आपके सामने हूँ। तो वो दिन, वही टेंट, कल बार बार वो मेरी वाइफ बोल रही थी क्या देख रहे हो, मतलब मेरी पुरानी यादें नहीं हो रही है। मैं भी इसी तरह से 81 के अंदर एक टेंट में, तो वो लाइफ थोड़ा सा एक उस तरह की बैकग्राउंड से एक मौका मिला देखने का। हम सुन तो लेते हैं सारी चीजें जब भी कोई मोटिवेटर आता है, मगर वो 2-3 घंटे के बाद फिर वो धूरे से निकल जाती है, वो एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाती। कोई ऐसी चीज हो जो एग्जीक्यूशन में आए तो मतलब बाहर जाए और प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में लाभ हो, ऐसा कुछ होगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं बोला चलो आज ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि हम एग्जीक्यूशन में कैसे लाएं, क्योंकि हम हमेशा सब कुछ बढ़िया करते हैं और जो भी मिलता है उसको भी अपने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल में हम सबको बताते हैं, सुनी हुई बात दूसरे को भी बताते हैं, पर कहीं ना कहीं फिर वो कमी रह जाती है। एजुकेशन के मामला कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। वो ऐसा क्यों? एक हमारे इस दूर के परिवार में एक परिवार था, हस्बैंड वाइफ, किसी कारणवश वो मेरे से मिलने आए, मैं उस टाइम हैदराबाद में था, कि साहब हमने बेटे को बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, एक ही बेटा है, 26-27 साल का हो गया, शादी भी कर दी, और शादी के 2-3 साल के बाद अब ये पता नहीं जैसा सोच रहे हैं ना उस तरह बात नहीं कर पाता। ये हमको महसूस हो रहा है कि क्या कमी रह गई हमारे को। इसकी हर ख्वाहिश पूरी करी, हर चीज पूरी करी, जैसा चाहा, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जो चाहा इसको कपड़े दिलाए, अब कहाँ गलती होगी हमारे से, हमारे को समझ में नहीं आया। तो बात भी उनकी सही थी। अब ये मैंने बोला भी देखो ये तो सारी केस स्टडी वाला काम है, अब आपने आज एक लाइन में बताया, इसका जवाब तो एक लाइन में तो नहीं दे सकते, मेरे को आप 15-20 दिन और महीना दो, मैं कुछ 2-4 बार आपसे क्वेश्चन करूंगा, 2-4 बार आप मेरे से मिलने आओगे, आपकी पत्नी से करूंगा, आपके नौकर से करूंगा, तो मेरे कोई ना कोई चीज मालूम होगी कमी क्या रह गई। अब तो ये कर सकते कमी क्या रह गई, अब आगे क्या होगा उसके बारे में तो इस लाइन के बाद ऊपर सोचा जाएगा। तो सब दोस्तों मेरा स्वभाव सा बन गया फिर कि इस तरह की केस स्टडी करें और उसके बाद वो दोबारा किसी के लाइफ में ना आए,
उन तक पहुंचाए, वह लोग उस लाइव केस स्टडी को बड़ा अच्छा मानते हैं। यदि परियों की कहानी कोई सुनाता है ना, तो जनरली उसको पता नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई किसी की कहानी सुनाता वो ऐसे हुआ हुआ नहीं हुआ। तो जो लाइव केस स्टडी है, जो आपके आंखों के सामने कुछ दिखता है ना, तो लोग फिर विश्वास सा शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं कि चलो यार ये ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। फिर लोग कोशिश करते हैं बदलने की, और फिर उसका ही नाम है एजुकेशन। सब्जेक्ट तो आज इन्होंने लव इज लाइफ लिया है, राजेश जी ने। अपना अपना सोच है कि कोई लव को अपने हिसाब से सोचता है, कोई किसी हिसाब से सोचता है, कोई समाज की सेवा करने को ही लव समझता है, कोई कर्म को ही से ही प्यार करता है। तो मैं आज जो सब्जेक्ट लूंगा, लव इज लाइफ, यानी कर्मा इज ए लाइफ। लव इज इक्वल टू कर्मा, कर्मा इज ए लाइफ। आप इसको इस एंगल से देखना। आज प्यार एक मतलब कर्म ही प्यार है और प्यार ही लाइफ है। इसको वाक्य को आप इस तरह समझो, यानी कि हम आज प्यार को कर्म से तोलेंगे और उसमें कितनी पावर है। जैसे लव में पावर है जिंदगी को बदलने की, तो कर्म में भी कितनी पावर है जिंदगी को बदलने की। कर्म और लव आई थिंक दोनों बहन भाई समझ लो, आप एक ही बाप की संतान समझो। आज जो हम सब्जेक्ट लेंगे वो कर्मा का लेंगे। तो जो उस आदमी के बारे में जो मैं स्टडी कर रहा था, तो लास्ट में मैंने देखा, तो मैंने उसको कहा कि जैसे एक खाली मकान है आपका, और 15-20 साल 25 साल, लड़का 26 साल का है, तो चलो 26 साल का मान लेते हैं। 26 साल तक वो मकान आपका किसी कारणवश बंद रहता है, और 26 साल के बाद आप उस मकान में जाते हो, तो उस मकान में क्या मिलेगा? वो मकान बिल्कुल बंद, एयर टाइट, पर्दे दरवाजे सब कुछ उन्होंने लगा कर रखे थे। और 26 साल के बाद खोलने का मौका मिलता है, तो मकान में वो क्या देखता है कि पूरी धूल मिट्टी, और धूल मिट्टी भी ऐसी जमी हुई है कुदाल से भी नहीं हट रही, बिल्कुल सीमेंटेड बन गई। तो ऐसे क्यों हुआ? उसने सब कुछ बंद किया था, पर्दे दरवाजे सब कुछ लगाए थे, बस तो धूल जो है, यानी कि धूल और बुराई दोनों बहन और भाई हैं। वो धूल रूप जो थी, जो बुराई जो थी, वो अपने कहीं भी जगह होता, सब कुछ पैक कर दो, एक मैक्रो लेवल की जगह मिलेगी ना, उसमें भी वो जगह बना लेगी अंदर जाने की। इसी तरह ह्यूमन बीइंग में, व्यक्ति में जो बुराई भी है, आपने कहीं भी छोड़ दिया छोटा सा भी इनलेट, तो उसमें से वो भी आ जाती है। और धीरे धीरे करके आपको पता ही नहीं लगता वो छोटा छोटा कण कब तक इकट्ठे होते होते सीमेंट बन गया, आपको खुद भी नहीं मालूम होता, किसी को भी नहीं मालूम होता। हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, मगर वो सीमेंट बन जाती है। बाद में 26 साल के बाद वो कुदाल से भी नहीं उड़ती, और फिर हम कहते हैं ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मगर ये क्या मिला? तो उनके साथ भी, बेचारों के साथ ऐसा ही हुआ था। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस बच्चे को 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 8 साल का, जैसे जैसे बढ़ता रहता है, वो माइक्रो लेवल का जो कण अंदर न आ जाए, वो इतना ज्यादा उनको सील करना पड़ेगा ताकि बिल्कुल ना आ सके। और वो छोटे छोटे आते रहते हैं, न बाप को मालूम होता है, न उसकी वाइफ को मालूम होता है, न उसका केयर टेकर को मालूम होता है। धीरे धीरे सीमेंट बन जाती है। 26 साल के बाद फिर हम दोष देते हैं तो सीमेंट बन गया, ये तो नहीं निकल पा रहा है। ये अक्सर हो जाता है। जब उनका और स्टडी किया, जिसका कारोबार था ये अपने बुक्स किताबों का बेचने का, और कुछ इस तरह मतलब स्टोर होते हैं ना, उस टाइप का उनका कारोबार था। तो फिर और मैंने जब और गहराई में गया, तो एक एक चीज पता लग गई कि भाई आपकी कितने की सेल होती है, बिक्री होती है। उसने कहा वैसे तो देखो 35-40 लाख की हो जाती है। फिर मैंने बाजू में उसकी बैलेंस शीट देखी, मतलब इसमें तो आपने 15 लाख की दिखा रखी है। नहीं, वो दिखाने के लिए 15 है, वैसे हम 40 लाख की सेल करते हैं। फिर मैंने गहराई से पूछा 15 लाख की और 40 लाख की समझ में नहीं आ रहा, ये 15 लाख की दिखाने के लिए 40 लाख की दिखाने एक्चुअली होती है, इसमें दोनों का डिफरेंस क्या? उसने बुलाया लड़के को, बेटा वो लाओ, ये तो बिल है ना सब, ये तो बिल हम देखो 15 लाख का तो इसलिए काटते हैं इनकम टैक्स में, उसमें हमारे को हो जाए, और बाकी का जो 25 लाख है वो कैश में हो जाता है। तो मतलब ये बात आपको मालूम और किसको मालूम है? बेटे को तो मालूम है, क्योंकि बेटा तो बनाता है। वेरी गुड। तो मैंने एक पॉइंट नोट कर लिया कि इनका 15 लाख 40 लाख, 40 लाख 15 लाख, वो मेरे दिमाग में बैठ गया। फिर धीरे से और चीजें समझ में आई, बात करते करते और पॉइंट निकले। जैसे कि किसी आदमी को आपने अपने बेटे को कहा, बेटा जा ये 100 रुपये लेके शहर चला जा,
मेले में घूमने के लिए। अच्छा घूमना बेटा, जो भी चीज़ समझ में आई ना खरीद लेना, चिंता मत करना। बेटा चला गया, वापिस रात को आके पिताजी से मिलता है। पिताजी बोलते बेटा क्या देखा? बोला सब कुछ देखा, ये खिलौना भी लाया, ये भी लाया, वहाँ कुछ और 100 रुपये, ये बेटा आपके 100 रुपये भी वापस कर दिए। ये क्या किया? बोला वो खिलौने में इतनी भीड़ थी, वो पैसे ले नहीं पाया, मैंने 2 ले लिए, फिर मैंने दिए नहीं। भीड़ इतनी थी कि वो खिलौने वाला ले नहीं रहा था पैसे, जो दे रहे थे उनके ले रहा था, और वैसे वो पता ही नहीं लगा। मैं 2 खिलौने भी ले आया, बस में भी मैंने मैनेज कर लिया, 100 रुपये भी वापस कर दिए। बाप ने कहा बेटा तू होशियार है, थापी मारी उसको। खुश हुआ बाप कि मेरा बेटा तो कितना इंटेलिजेंट है। तो ये छोटी छोटी मैक्रो की जो गलतियां है, इसको आप धूल और गलतियां और वो जो कमियां, जैसे धूल सीमेंट बन गई, तो ये बाप को नहीं महसूस हो रहा कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। ये वो सीमेंट बन गई धूल जैसी, उन गलतियां जैसी की, और एक दिन 26 साल के बाद वो सीमेंट, और अब बाप कहता है कि मेरा बेटा, भाई तुम किसका काम है? क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं, जो अपनी औलाद बच्चे, वो बाप के कार्बन कॉपी होते हैं। जब कार्बन के ऊपर लिखोगे आप अच्छा, नीचे क्या मिलेगा? बुरा लिखोगे तो क्या मिलेगा? बाप ने ऊपर क्या लिखा, क्या मिला? तू क्यों पछता रहा है भाई? अब अगली पीढ़ी के लिए सोच, बच्चे को बोल कि ये गलती ना करे, कम से कम तेरी नेक्स्ट पीढ़ी, बच्चे की जो तेरे पोते हैं वो तो ठीक हो जाएंगे। तो जो गलतियां आज हम जाने अनजाने में करते हैं, जिसको हमको नहीं मालूम होता, वो हमारे दुख का कारण बनती है 25-26 साल के बाद। जब उसके बाद तो फिर अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षा दे सकते हो, वो तो चली गई, वो तो होगी मैच्योर। एक खिलौना है मिट्टी का, उसका हाथ ऐसे है, आपको पसंद नहीं आया, गिल्ली मिट्टी का, क्या कर दोगे? नहीं आया तो ऐसा कर दोगे, नहीं आया तो ऐसा कर दोगे। और यदि गलती से सूखी मिट्टी हो जाए, पसंद नहीं आया तो क्या करोगे? थोड़ी मोटा पानी लगाकर 1-आधा डिग्री नीचे ऊंचे तो कर दोगे, मगर टूट जाएगा। तो आपका 26 साल का बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता, वो टूट जाएगा, वो ऐसा रहेगा। मैंने फिर उसको उदाहरण दिया मेरे अपने बचपन का। मैं मेरी बचपन की लाइफ भी आपको कहूंगा, जो फैक्ट, सच्चाई, जिस परिवार से मेरे को जन्म दिया, मैं उस परिवार के ऊपर लाख लाख उनका शुक्रिया कहूं या मैं उनका क्या कहूं, क्योंकि हर जगह, हर सेकंड में, हर मिनट वो सिखाया करते कि एक कण भी गलती का जो है वो इसके दिमाग में न जाए। और वही आज एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, 10 पैसे फीस में पढ़ा हुआ आपके सामने खड़ा हुआ है। कभी गांव में कोई चप्पल मिल गई तो बहुत अपने आप में होता था, नहीं तो जब स्कूल जाते थे और जब दोपहर का टाइम होता था, मई जून का, तो ये देखते थे कि कौन सा गिल्ला दिख रहा है। वो गिल्ला कैसे होता था? गायें पेशाब करती थी मिट्टी के ऊपर, तो गिल्ला दिखता था, भाग के वहां पांव रखते थे, फिर अगला गिल्ला देखते थे, फिर भाग के वहां पांव रखते थे। इस तरह से स्कूल पहुंचते थे, क्योंकि चप्पल थी नहीं, पांव जलते थे गर्मियों में, तो केवल उस गिल्ले से होते हुए घर में पहुंचते थे और गिल्ले से होते होते स्कूल में जाते थे। वो हमने लाइव देखी। और आप सोचोगे कि पैसा है तो पैसा बनाता है, दोस्तों ऐसा नहीं, मगर 2 तरह का पैसा होता है। तो पिताजी ने पोटली में बांध के दिया, छोटे छोटे कण अंदर ना आ जाए, एक अच्छाइयों की पोटली, वो मैंने कन्वर्ट की पैसों में और आपके सामने खड़ा हूं। मैं जब अप्रोक्सीमेटली करीबन होगा 7 साल का, 8 साल का, 4th-5वीं क्लास के अंदर, स्कूल के लोगों 1970 कोई 1 की बात है, 71 या 72 की, स्कूल से लोगों ने कहा, सर्कस बहुत आया करते उस टाइम पर। मेरा शहर हिसार पड़ता था हमारे गांव से 26-28 किलोमीटर दूर। तो सर्कस आया हुआ है, जिस बच्चे को जाना है वो हाथ खड़ा करो। काफी लोगों ने खड़ा कर दिया, 40-50 बच्चों ने। फिर कहा कि भैया आप लोगों को जाने का, आने का भाड़ा, वहां एक समोसा, सर्कस की टिकट, ये सब लगेगी, तो 2-2 रुपए इकट्ठे करके लाने पड़ेंगे। उस 60 में से फिर हाथ नीचे हो गए कि 2 रुपए का मैटर आ गया, तो 25-30 बच्चे रह गए। तो मेरा हाथ 2 रुपए वाले में खड़ा था। मैं सोचा था कि पिताजी को बोल के 2 रुपए का इंतजाम मैं कर लूंगा, क्योंकि दुकान थी हमारे, तो गले की दुकान होती है, तो वहां 1-2 रुपया इंतजाम हो जाता है। मगर घर पे गया, पूछा, हमारी बहन बोली क्या करोगे, कौन जा रहा है? वो तो नहीं जा रहा। फिर तू क्यों जा रहा है? मैं उसकी माँ ने मना कर दिया 2 रुपए, तो फिर क्यों जा रहा? तो किसी तरह से भी मैनेज करके मैं 2 रुपए ले गया
और जाकर मास्टर जी को दे दिए। हम 20-22 बच्चे की लिस्ट हो गई और सुबह 7 बजे वाली बस, चंडीगढ़ वाली बस बोलते थे उसको, हिसार चंडीगढ़ जाती थी, बैठ गए और हिसार पहुंच गए। और मास्टर जी ने कहा कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। सर्कस की लाइन लगी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था उस लाइन के ऊपर, जो बच्चा 7 साल से नीचे है उसकी टिकट माफ, और 7 साल से ऊपर है उसकी टिकट 50 पैसे। अब एक एक करके टिकट ले रहे थे और कुछ लोग बिना टिकट लाइन में लग रहे से निकल रहे थे। तो मेरे मास्टर जी ने कहा कि जब ये पूछेगा तो बोल देना कि मैं 7 साल से छोटा हूँ। तो मास्टर जी को मैंने कहा कि सर मैं तो 7:30 पौने 8 का हूँ। अरे भैया कौन तेरा जन्मपत्री देख रहा है? तो मैं बोल देना बस 7 से कम, जोर से डांट दिया। फिर धीरे से पूछा, मास्टर मैं 7:30 कम कैसे बोल दूँ? खड़ाक दिन थप्पड़ मारा सर में, बोल दिया ना बस। तो मेरा भी एंटीना थोड़ा सा एकदम लाइन पे आ गया, ठीक है 7 बोलना, 7 साल ऐसा बोलता बोलता याद रहा। वो धीरे से जब विंडो पे गया तो मास्टर जी ने पहले बोल दिया 7 का, ठक आगे निकल गया, जाके सर्कस के अंदर बैठ गए। 15-20 मिनट हुई सर्कस में बैठे हुए रहे, दिमाग में बार बार घूम रहा 7.5 साल का हूँ, 7 साल बोल दिया मास्टर जी ने। मैं पता नहीं क्या हुआ कि घूम फिर कर अपन सर्कस से बच्चे रूठ के बाहर आ जाते ना, तो मैं रूठ के बाहर आकर बैठ गया। दूसरे बच्चे ने कहा मास्टर जी को कि मास्टर जी वो रमेश तो बाहर चला गया, सोचा कि पेशाब वसूब करने गया होगा। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मैं तो नहीं गया अंदर। फिर मास्टर जी बाहर है, क्या हुआ, क्यों बाहर बैठा हुआ है? कि मास्टर जी मेरी टिकट ही नहीं है, मैं तो टिकट नहीं देखूंगा सर्कस। बोला तेरे को कोई पूछ रहा है टिकट, कोई बाहर निकाल रहा है? बोला क्यों बाहर निकाल, मैं तो 7.5 साल का हूं और आपने कहा 7 साल का, और 2 रुपए भी पिताजी ने दिए आपको, तो आपने टिकट क्यों नहीं ली? गुस्से में आया, जाड़ी भींची, अल्टीमेटली टिकट लाया 50 पैसे की, और मेरे को अब बैठ और स्कूल में चलना, मैं तेरे को देखूंगा, स्कूल में चलना मैं तेरे को देखूंगा। अब मैं डर भी रहा था, सर्कस भी देख रहा था, किसी तरह चुपचाप गुमगाम सबको समोसे बांटे, तो मैं भी वो समोसा धीरे से खा लिया और स्कूल में भी आ गए। अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर जी के सामने मेरी पेशी पड़ी। मास्टर पास में बैठा हुआ, मेरे को बुलाया, क्या ड्रामा किया था कल, क्या था ये नाटक, वो लड़का है नौटंकी, ये वो ऐसा वैसा, क्या समझते हो अपने आप को? मास्टर जी को खूब हेडमास्टर को बरखा था। हेडमास्टर ने बताया, बताओ। मैं जी देखो ऐसा है, मेरे 2 रुपए आप लोगों ने कहे मैंने जमा करा दिए, और इन्होंने कहा कि आप 7.5 साल की बजाय 7 साल बोल देना। मैं चुपचाप रहा, मेरे को बोलने भी दिया, सीधा टिकट से निकाल दिया। मेरे दिमाग में ये आया कि पिताजी को मालूम होगा तो वो मेरे को बहुत ज्यादा मारेंगे, तो मैं उनकी बात मानूं या उनकी बात मानूं? मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सा गलत किया? आप ही लोग बोलते हो ना झूठ मत बोलना। हेडमास्टर को अंदर अंदर खुशी भी हो रही। उस मास्टर जी को बोला कि तुम मास्टर जी जाओ, एक बारी मैं बात करता हूं। और 4वीं या 5वीं में था मैं, उन्होंने पूरी एक सुबह प्रार्थना होती है, इसकी बढ़ाई करी और कहा कि ये 5वीं क्लास तक का ये आज से मॉनिटर, और मैं मॉनिटर बन गया। और स्कूल में मेरा नाम पड़ गया अठन्नी। मतलब ये अठन्नी, मतलब लोग कहते हैं ना अठन्नी बचाई तो अठन्नी, तो अठन्नी फिर 10वीं तक मॉनिटर रहा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि मैं भी वहां पर देख सकता था। केवल मेरे पास क्या था, बॉन्ड क्या था मेरे साथ, मेरे पिताजी की वो बात कि वो मेरे को डर रहा था कि मैं देख लिया और उनको पता लग गया तो मेरी वो जान खा जाएंगे। उससे डरता हुआ मैंने बार बार बैक ऑफ माइंड चल रहा था। तो वो जो कण मेरे दिमाग में यदि चला जाता तो शायद मैं आपके सामने या खड़ा नहीं होता था, मैं भी कहीं हजारों गलतियां, हजारों चीज करते हुए निकल जाता था। तो आप हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में एजुकेशन की बात करते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओन, मेरे अपने से। मैं मेरे घर से शुरू करूंगा, मैं मेरे बच्चों से शुरू करूंगा, मैं मेरे अपनी पत्नी से शुरू करूंगा, मैं मेरे अपने व्यवहार से शुरू करूंगा। मेरा इनवॉइस बिल एक ही हो तो एक ही हो, 2 ना हो, ये इनकम टैक्स के लिए, ये मेरे 2 नंबर के काम के लिए। फिर आप कहां ट्रांसपेरेंट? मेरा जो शुरुआत से रहा, मैं संघ परिवार से रहा। उस टाइम पर 1977 इमरजेंसी के बाद मेरे को मंडल का बॉडी प्रमुख बना दिया था, और मंडल अपने आप में 7-8 गांवों का था, तो एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है छोटी सी उम्र में। तो वहां एक भावना सी ये रही कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज करूं। मेरे रूम के अंदर उस टाइम के जितने भी थे जो पोस्टर लगे होते थे, कभी शहीद भगत सिंह का, कभी राजगुरु का, कभी इन सब के फोटो में ज्यादा लगाता था। एक भावना सी अलग सी बनी हुई थी। तो मन में था कि किसी तरह फौज में भर्ती हूं
और बॉर्डर को बारीकी से देखो, नजदीक से देखो। फौज में ही बॉर्डर को देखने का मौका मिलता, नहीं तो आप बॉर्डर कहां देख पाओगे। बगा बॉर्डर तो देख लोगे अमृतसर में जाकर, बट जो 1-to-1 बॉर्डर होता है वहां पाकिस्तान, हम यहां पर, और एकदम गोली चल जाती है, वो आपको जब भी मौका मिलेगा जब आप कहीं फौज में होंगे, और फौज में भी बॉर्डर एरिया पे होंगे। यदि ग्वालियर में होंगे तो कहां मिलेगा मौका, दिल्ली में होंगे तो कहां मिलेगा मौका, आगरा में होंगे तो कहां मिलेगा। बट मेरा मन था कि मैं बॉर्डर पे हूं। मैंने तीनों जगह टिक किया, जे.एंड.के। उसने देखा यार लोग तो घर के साथ सभी लोगों ने भरते हैं, ये सब तीनों पोस्ट, तीनों चॉइस में जे.एंड.के। अल्टीमेटली मेरी चॉइस पूरी हुई और मैं जे.एंड.के में भर्ती होकर चला गया। पहली पोस्टिंग मेरी जे.एंड.के मिली। बहुत संघर्ष से पहुंचा मैं। पैटनी टॉप पे 3 दिन रुका, लैंडस्लाइड हो गई, फिर रामबन के अंदर 2 दिन रुका, फिर काजीकुंड, बनिहाल होता होता मैं श्रीनगर पहुंच गया। 7-8 दिन के अंदर जम्मू से श्रीनगर पहुंचा, रास्ते में रुकता हुआ, क्योंकि बर्फ बहुत पड़ रही थी रास्ते में, और किसी तरह पहुंच गया। 15 दिसंबर को मेरा वहां पहुंचना होगा श्रीनगर में। तो 15 दिसंबर के बाद जब आप आदमी ट्रेनिंग करके यूनिट में जाता है तो उसे खुशी होती है कि मेरे को काम, अभी तो मैं ट्रेनिज था तो सब लोग ट्रेनिज समझा करते, अब मैं यूनिट के अंदर एक उनका कुलीग बन गया और खुशी होती है अब मैं काम करूंगा एज ए कुलीग्स, नहीं तो नीचे वालों के नीचे काम करते रहते थे। तो वहां जाते जो सीनियर थे मेरे, मिस्टर ओझा, मिस्टर घोष, मिस्टर सिंह, पुराने 20-20 साल पुराने, 15 साल पुराने, तो बोला सर अब मेरे को बताओ कोई काम। मैं ATC में था, फ्लाइंग कंट्रोल में। तो वो पुराने आदमी होते हैं ना, हर तरह के लोग होते हैं, अरे दुखी सुखी घर से, श्रीनगर में पोस्टिंग थी, बर्फों में रहते थे, अरे कर लेना काम, कौन सी फांसी आती, जिंदगी पड़ी है, 20 साल का बॉन्ड साइन किया है, आप कौन से 20 साल आज ही होने वाले हैं, आराम से कर लेना। दूसरा दिन आया, सर कुछ तो काम दो मेरे को, बढ़िया सी चाय पिलाओ। मैं बढ़िया सी चाय बना के पिला देता था। फिर 2 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, कोई काम ही ना दे कुछ भी। ठीक है शाम के टाइम पर ताला बंद करके आ जाना, ये कोई काम हुआ। मैं टेक्निकल आदमी, जो मैं सीखा हूं वो मेरे को दिल करता था मेरे को काम मिले, बट कोई काम नहीं मिल रहा। 31 दिसंबर को हमारे पास सैलरी डे होता था, हर महीने की आखिरी तारीख। डिफेंस में आज भी है, उस टाइम पर कैश दिया करते लाइन में लगाकर, आजकल आई थिंक RTG और कुछ कर देते होंगे। मैं भी क्यू में खड़ा हो गया, नंबर आता है, नाम बोलते रहते, रमेश कुमार, यस सर। मैं गया, एक फ्लाइंग ऑफिसर बैठा हुआ कोल, पैसे गिन रहा, एक आदमी दस्तखत करवा रहा है कि पैसे प्राप्त हुए रेवेन्यू स्टैंप पे, और एक लाइन में। तो मैं भी लाइन में से आया, तो करीबन मेरे को याद नहीं आ रहा 3,500-4 हज़ार रुपये उसने गिन कर दिए। बोला दस्तखत कर दो। तो मैंने रुपए गिने, गिनने के बाद जैसे 4 हज़ार रुपये मिले तो 2 हज़ार रुपये तो जेब में डाले, खूब अच्छी तरह गिन के 2 बार, और 2 हज़ार रुपये उस कोल साहब को मैंने वापस दे दिए। बस सब मेरे इतने ही बनते हैं। तो जो ड्यूटी क्लर्क था पूछता, ये 4 हज़ार रुपये तुम बनाए, कैलकुलेट करो। बोला नहीं जी 4 हज़ार ही इसके बनते हैं। तो बोला भी आप कैसे कर रहे हो, 2 हज़ार बनते हो। बोला सर 15 तारीख को आया था, 15 से 31 तक तो हराम का खाया हूँ, काम ही नहीं किया, वो तो मेरे पैसे बनते नहीं। पिताजी ने कहा कि हराम का तो बेटा लेना नहीं, जिस दिन मेरे से काम दे दोगे उस दिन मैं पैसे ले लूंगा, जब तक तो आई डोंट हैव एनी राइट टू आस्क। वो बोला कि मालूम है डिफेंस के अंदर ये बोलना इट्स ऑफेंस। बोला जी आपका ऑफेंस है, पिताजी का ऑफेंस है, मैं उसको बड़ा मानता हूं, तो आपके छोटा मानता हूं, तो मैं वो ऑफेंस एक्सेप्ट करता हूं। वो उठाकर मेरे कमांडर को लेके चला गया, विंग कमांडर SK निगम थे लखनऊ के। उसने कहा कि भाई सर ये बड़ा वो है, ऐसा है, और पैसे नहीं ले रहा है, इट इज ऑफेंस, चार्जशीट इसकी बननी चाहिए। तो बोला क्या बात थी। मैं सर 15 तारीख से आया था, 16 तारीख से आज तक 31 तक, एक दिन की तो ड्यूटी मेरे को दी नहीं। आता हूँ, चाय पीता हूँ, खा लेता हूँ, चला जाता हूँ, और लोग बोलते हैं एंजॉय करो, भी तो बहुत टाइम पड़ा है। उसी तरह विंग कमांडर SK निगम भी बड़े खुश हुए और कहा कोल साहब आप जाओ, और उस घोष जो सीनियर था उसको बोला कि इसकी टेबल कुर्सी मेरी कैबिन में लगाओ, और कल के बाद ये मेरा स्टाफ ऑफिसर होगा। जो लोग 15 साल में स्टाफ ऑफिसर नहीं बनते, मैं 15 दिन में बन गया। मैं फिर दोबारा यहीं पर आऊंगा, कर्मा इज लव और कर्मा इज ए लाइफ। तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा भिन्न है, लव है पर मैं कर्म से प्यार करता हूं, और कर्म ही प्रधान है, वही मेरी जिंदगी का सार है, जो मैं अपने आप को समझता आया हूं। जब आदमी सर्विस करता है, नौकरी करता है, 2, 4, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, फिर इच्छा होती है यार मैं भी अपना कुछ साम्राज्य बनाऊं, एंटरप्रेन्योर बनूं, कितने साल नौकरी करूंगा, ऐसे मन में आती है ना। अपने में से किन लोगों ने सर्विस की हुई है अपनी लाइफ में, एक बार हाथ खड़ा करो, सर्विस की हुई है लाइफ में। इसका मतलब हमारे 60% ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सर्विस की है।
मैंने भी उसी तरह एक सर्विस की है। पर एक इच्छा होती थी सर्विस के बाद कि अपना भी कुछ खड़ा हो। अब मैंने डिग्री तो ले ली, किसकी? MTI की। उसमें तो ट्रेनिंग थी, जहाज को उतारना, जहाज को चढ़ाना, जहाज को लैंडिंग कराना, टेक ऑफ कराना, मौसम बताना, कुछ लेयर पे कितनी हाइट पे होगा, कैसे उतरना। पर मेरी ट्रेनिंग तो व्यापार की तो नहीं थी। अब व्यापार की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने भी एक कोरस्पोंडेंस से, क्योंकि मैंने जो बीकॉम पास करी थी तो उसके बाद एक कोरस्पोंडेंट होता है पब्लिक एडमिन हमारा, बोला जी वो सीखना पड़ेगा आपको। तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, एग्जाम हो गया, वहां मैं पास हो गया कोरस्पोंडेंस से। तो फिर किसी ने कहा कि ये डिग्री क्या आपको बिजनेस करवा देगी? मतलब डिग्री आप बताते हैं बिजनेस करा देगी, तो मैं तो डिग्री ले ली। अल्टीमेटली ध्यान में आया कि डिग्री के लिए एक डिग्री और चाहिए, जिसका नाम है MBA मलकाना। क्या नाम है? अब मलकाना तो उर्दू का लफ्ज है, मदान साहब अच्छी तरह जानते हैं। मलकाना मतलब मालिक, ओनर। MBA ओनरशिप। वो कई जगह ढूंढी, भाई MBA ओनरशिप कहां मिलती है, वो खुद यूनिवर्सिटी ही नहीं मिल पाई। तो ड्यान में आया कि ये तो सेल्फ अपने आप ही आपको MBA मलकाना मिलती है। अब वो कैसे मिलती है? मैं एक बार ड्यूटी पे था जब 1983-84 के अंदर इनसेट हिंदुस्तान में आया था, और सबसे पहले इनसेट हमारी एयरफोर्स में लगा था। क्योंकि इनसेट के कारण हम आज ये WD आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मौसम, अफगानिस्तान से वहां से होता होता कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर दिल्ली, और यहां तक ओले गिरा दिए। ये WD हमको आज से 21 दिन पहले मालूम हो जाता है कि दिल्ली में इस तारीख को ये WD आएगा, किस स्पीड से आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, क्या इसकी इंटेंसिटी होगी, कितना पावरफुल होगा। पहले नहीं मालूम होता था, इनसेट बी के बाद। पहले तो हम ऐसे ऐसे लगा कर देखते थे, आइसो बार लगाएंगे, मिली बार लगाएंगे, लिखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स होता था। उसके बाद जाकर देते, फिर भी एक्यूरेट नहीं होता था। अब इनसेट बी के बाद एक्यूरेट हो जाता है, एकदम कैलकुलेशन हो जाती है, कोई कुछ भी नहीं है। एक साइंस छोटा सा एक वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर, वो डालो, अपने आप को मालूम हो जाता है कि कौन सा मौसम +- 5% हो जाता है। यदि ईमानदारी से कोई देखे तो, नहीं देखेगा तो अनुमान लगाकर सुबह सुबह आया, 5 मिनट के अंदर फोरकास्टिंग करनी है तो गलती भी हो सकती है। इफ इट टेक्स 1 आवर टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, तो 100% एक्यूरेसी से आपको मालूम हो जाएगा कि ये चीज होने वाली है। मौसम बिल्कुल इसे जस्ट मैथमेटिक्स। तो इनसेट भी आया हुआ था, रात को उसके कुछ छोटी छोटी मशीनें आई, और जो भी आदमी ड्यूटी पे था, मैं भी उसके साथ में था, मेरा सीनियर था, मैं जूनियर था, वो वहां रखकर चले गए। बाहर कंपाउंड तो जरूर था, पर अंदर रख के चले गए, और सुबह आकर वो बोले कि इंस्टॉल कर देंगे और हम अंदर लगा देंगे। और रात को ही बारिश और बर्फ गिरने लग गई। जब किसी कारण मैं पेशाब करने बाहर निकला, देखे तो मौसम खराब, पूरी बारिश, एकदम बर्फ गिर रही है। और ध्यान में क्या आया कि ये तो मेरी मशीन बाहर पड़ी है, वो आज खराब हो जाएगी। आई एम नॉट अकाउंटेबल, मैं कोई मशीन का कंसाइनमेंट लेकर नहीं आया, मैं कोई जवाबदेही नहीं हूं। मशीन बाहर पड़ी है तो मेरे से तो दुनिया भर के सीनियर ऑफिसर हैं एयरफोर्स के, जो मशीन को संभालेंगे, मशीन को ली होगी, जिनको मशीन को लगवानी है। मगर मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि मैं समझ रहा था कि मशीन कोई रखवाएगा नहीं, और क्या करें, इतनी बर्फ पड़ी हुई, 2 किलोमीटर पैदल बर्फ में चलना हंसी खेल नहीं था। कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने गमबूट पहने, यहां तक बड़े बड़े बर्फ के बूट बोलते हैं गमबूट, वो पहने, कोट परका पहना, जो बालों का कोट होता है भारी सा, और निकल पड़ा। 1.5 घंटे 1.25 घंटे में वहां पहुंचा मेरे यूनिट के अंदर, टावर के अंदर, और सारी मशीनें खींच खींच कर छांव में करी, और वापिस सुबह 5 बजे आया। जल्दी से ब्रूस बंधन दातन किया, कपड़े बदले, वर्दी पहनी, और 7 बजे फिर ड्यूटी पे पहुंचना था, ड्यूटी पे पहुंचा। अब यहां पर ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी बड़ी बात कर दिया। तो यदि आप अपने लेवल पे नौकरी करने वाले आदमी से ये क्वेश्चन पूछो, ये आंसर क्या होगा? भाई क्यों गए, सुबह थोड़ा जल्दी चले जाते, रख देते, ये होता ना। तो जल्दी जाते, चले जाते और रख लेते, तो जब तक तो बहुत बड़ा काम खराब हो जाता था, मशीन खराब हो जाती थी। हालांकि उसमें भी खराब हुई, पर कुछ बच गई। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछता हूं। एक दुकानदार है,
या एक ट्रांसपोर्ट का मालिक है, उसके गोडाउन के अंदर बहुत सामान पड़ा हुआ है, 15-20 किलोमीटर दूर है, और रात को वही आंधी तूफान बारिश आ गई, उसको पता लगता है कि मेरा सामान बहुत बाहर पड़ा है, किसान है ये मान लो आप, वो क्या करेगा दोस्तों, क्या करेगा? रात को भागेगा 2-2:30 बजे, 20 किलोमीटर दूर होने के बाद भी। क्यों जाएगा वो भाई? वैसे क्यों जाएगा? उसका वो मालिक है, नुकसान है, वो मालिक है ना उसका, तो तभी जा रहा है ना। यानी कि जाने वाला कौन? मालिक। जाने वाला कौन? मालिक। मैं गया, मैं क्या? मालिक। तो मैंने बोला अब डिग्री मिल गई मालिक की, हाँ पीछे मत उड़ो, अब दुकानदारी कर पा रहे, और वो डिग्री आज ये काम है। तो जब तक आपके पास मालिक की डिग्री नहीं है तो नौकरी मत छोड़ो भाई, पहले मालिक की डिग्री लो नौकरी करते हुए। नौकरी के अंदर जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका 1 रुपया नुकसान है तो मालिक को दर्द हो ना हो, क्योंकि वो तो करोड़पति अरबपति है, उसको तो 1000 रुपए का क्या दर्द होगा भाई। मगर मेरे लिए तो 1000 रुपए बहुत चीज है, मेरे को उससे कई गुना दर्द हो। जिस दिन दर्द होना शुरू हो गया तो यू फील दैट यू आर गोइंग टू नियर मालिक डिग्री, MBA मलकाना, उसके बाद हाथ छोड़कर नौकरी छोड़ दो, उस दिन के बाद आपका बिजनेस लगातार बढ़ेगा। मगर वो जब तक ना हो तो मत छोड़ना। तो इस तरह से किस्मत ने डिग्री दे दी और फिर मैं भी वो मालिक का दाव लगा दिया और 1987 में अपनी कंपनी खोल दी। और खोलने के बाद अब नेक्स्ट चैलेंज रह गया कि अब कंपनी तो खोल दी, अब कंपनी खोलकर इसमें मैं नंबर 1 कैसे बनूं? एयरफोर्स में तो बन गया था, स्कूल में भी बन गया था, अब यहां पर नंबर बनने के लिए इतना बड़ा मार्केट कंपटीशन, 4 लाख ट्रांसपोर्टर्स हिंदुस्तान में, 9 लाख करोड़ का बिजनेस, और उसमें नंबर 1 बनना है छोटा सा आदमी जिसने कभी ज्यादा बिजनेस का पाठ नहीं पढ़ा, मार्केटिंग की क्लास नहीं सीखी, और कोई ज्यादा बैकग्राउंड में कोई फाइनेंशियली वो भी नहीं है। तो केवल एक ही है कि नंबर 1 कौन बनाता है? मैंने सोचा कि जो परमात्मा की सुबह सुबह अगरबत्ती लगाते हैं ये भगवान है ना, हमारे को नंबर 1 बना देता है। मगर भगवान कभी दिखाई नहीं देता। सुबह आओ अगरबत्ती करो चले जाओ, वो दिखता भी नहीं, पर दिखता ही नहीं, बोलता है नहीं, तो नंबर 1 क्या बनाएगा? मगर वो गांव में मैं सारी चीज श्रेय दूंगा मेरे स्वर्गीय पिताजी को, जो साक्षात्कार मेरे लिए देवता था। वो केवल जीता था मरता था अपने ग्राहक के लिए। ठीक है, हमारी दुकान छोटी थी, मगर ग्राहक उनके लिए रात के 2 बजे भी आएगा तो दरवाजा खोलकर हम क्या कहते, पप्पू जी पता नहीं कौन आया होगा। बोला भाई कौन आया होगा? रात के 2:30 बजे कोई ग्राहक आया तो कोई दुखी आदमी आया होगा, कुछ चीज चाहिए होगी, बहन बेटी जा रही होगी, उसको कुछ देना होगा। गांव में ऐसा ही होता था, कुछ बेचारा करके 2-4 रुपए का इंतजाम करके सुबह बहन जाती बेटी जाती तो 11-21 अकाउंट देने होते थे, कोई कपड़ा देना होता था, तो उसको जब भी इंतजाम होता है वो उतने बजे चला जाएगा था दुकान के अंदर। पिताजी की दुकान 24 घंटे खुलती रहती थी। खट 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 किया, उठे, ऊपर मकान नीचे दुकान होती थी, वो उसको दे दिया करता, लो भाई इतने रुपए बाकी है। बोला कोई बात को नहीं, ये तो बाद में दे देना, बहन बेटी को तोड़ पहले, उसके बाद देख लेंगे। तो उनका कहता है कि ये जो ग्राहक जो है, जो आपको डेली देखते हैं, क्योंकि पिताजी 69 ईयर्स के अंदर विदिन 30 सेकंड्स की उनकी डेथ हो गई थी, और 69 उम्र तक उन्होंने जिंदगी में हॉस्पिटल नहीं देखा, अस्पताल नहीं देखा उन्होंने। 69 साल की उम्र में, और गए तो 30 सेकंड में गए। मगर क्या करते थे वो? भगवान की पूजा उस पत्थर वाले मूर्ति की नहीं करते थे, वो एवरीडे भगवान को देखते थे, उससे बात करते थे। वो कौन था? उनका ग्राहक था। वो ग्राहक को भगवान समझा। उनसे कभी भी पूछा करते थे, बोला जी मैं तो डेली भगवान से मिलता हूं, वो मेरे को आशीर्वाद भी देते हैं, मेरे घर में भी आते हैं, मेरे से बात भी करते हैं। तो लोग बोले ये कौन सा भगवान भाई? बोला मेरे तो ग्राहक है, वो भगवान है, मेरे बच्चों का पेट वही पालते हैं, वही मेरे को देखते हैं, मेरे कपड़े अच्छे हैं वही हैं, मेरे घर में जो लगा हुआ है साधन मेरा भगवान कर रहा है। तो उन्होंने कभी भी ग्राहक को छोड़कर भगवान नहीं माना। बोला इनकी सेवा हो जाए तो भगवान की सेवा है। तो मैंने उनकी बात को ध्यान में रहते हुए कहा कि अब मेरे को आगे बढ़ना है, तो मेरा वो साक्षात्कार रूपी भगवान जिसको मैं एवरीडे देखता हूं, यदि मैं इनकी सेवा कर पाया, इनकी मनमर्जी का प्रोडक्ट दे दिया, इनको सेटिस्फाई कर दिया, तो ये मेरे को कहां से कहां ले जाएंगे मेरे को भी नहीं पता था। उन्हीं लोगों ने मेरे को आज यहां पर खड़ा कर दिया, अदरवाइज मेरे पास कोई ताकत नहीं थी यहां पर खड़ा होने की।
जब भी कोई आपके पास ग्राहक यानी कि आपका भगवान आपको कुछ भी कहने आता है, चाहे शिकायत के रूप में, चाहे कंप्लेन के रूप में, चाहे आपको डांटने के रूप में, तो मान के चलो ये कुछ देने के लिए आया है। इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ही हैज कम टू गिव समवन, आपको देने के लिए आया है। पर हम क्या सोचते हैं, सुबह सुबह आ गया बोने के टाइम पर, अरे वो भैया बोने के टाइम पर आया तो देने के लिए आया है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे करके व्यापार एक सिकुड़ना शुरू हो जाता है। बहुत में यार बहुत अच्छी दुकान थी, फला का चल रहा है, उसका चल रहा है, मेरा क्या हुआ? भाई अपने अपने भगवान को नाराज कर दिया, कुछ दिन के बाद वो नाराज हो गया, तो आपको मालूम है भगवान नाराज तो फिर आपका व्यापार कौन चलाएगा? तो व्यापार चलते नहीं। आपको व्यापार चलाने के लिए हर ग्राहक की क्या कमी है, वो क्या कंप्लेन करने आता है, क्या गलती है आपके अंदर, उसको आपको खोजना है। उसके बाद आप देखना कितना बड़ा तोहफे के रूप में उसकी कंप्लेन आपको सिद्ध होगी। और वो ही कारण है कि एक भगवान अपने ग्राहक को देता है, कभी लेता नहीं। आएगा तो क्योंकि उसके बाद तो अन्य था कि वो क्या लेगा आपसे, वो तो केवल देने के लिए आता है। किस रूपी में आता आप पहचान नहीं सकते, पहचान लिया तो आप भी समझ लो कि एक सफल व्यापारी बन गए। मैं एक छोटी सी केस स्टडी लूंगा आपको अभी यहां पर। मेरे पास एक ग्राहक आया, शायद मेरे से पहले भी आप लोगों ने सुना हो, और हमारा काम है हाउस होल्ड शिफ्टिंग का हिंदुस्तान के अंदर। इससे पहले इससे नीचे एक ऊपर, चलो ठीक, हाँ ये बस 7वीं बार लिम्का के अंदर हमारा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 1,02,000 लोगों का इस साल, हम जनवरी से 31 दिसंबर तक की काउंटिंग करते हैं, 1,02,000 ऑफिसरों का, परिवारों का हमने शिफ्ट किया है हिंदुस्तान के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह। और 87 में कंपनी स्टार्ट की थी। 110 ऑफिस है, 6,740 लोग काम करते हैं पेरोल पे, 1,500 प्लस ट्रक है। और नंबर 2 जो पैकिंग मूविंग में है, जैसे 1,02,000 हम है, जो नंबर 2 है वो केवल 3,900 लोगों का सामान शिफ्ट करता है। 1,02,000 और 3,900, इतना गैप हो गया केवल उन ग्राहकों ने। हमारे में कोई ताकत नहीं है, उन्होंने वहां खड़ा कर दिया। जब एक ग्राहक मेरे पास बेंगलोर से दिल्ली ट्रांसफर होकर आया, बंगाली था, सीआर पार्क में उसका सामान आ गया, खूब अच्छी तरह से सारा सामान खोल दिया, दिखा दिया, सोफा, फ्रिज, अलमारी, सब कुछ, सब चलता हुआ, खुश हुआ, लिख भी दिया, आई एम सेटिस्फाई। और वही मिस्टर मेरा जो ग्राहक रूपी भगवान 6 महीने के बाद मेरे ऑफिस में आता है और ये कहता है कि मेरा जो टीवी है वो काम नहीं कर रहा। हमारे लोग बोलते हैं सब 6 महीने पहले आया था, आप भी इंश्योरेंस करते होंगे, मैं यदि कहूँ कि 6 महीने पुरानी कंप्लेन है तो क्या होगी जी? प्रोटोकॉल बोल रहा है विद इन 7 days कंप्लेन दो, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 7 दिन हो गए डिलीवरी के बाद, तो शायद उसको अटेंड नहीं करेंगे। मेरे आदमी ने कहा कि भी देखो, क्योंकि बैक एंड में राजेश जी का इंश्योरेंस रहता है, यदि हम उनको कंप्लेन करेंगे तो कहेंगे कि 7 दिन हो गए, अब तो नहीं, 6 महीने की कंप्लेन ली जाएगी। पर ग्राहक तो ग्राहक है, जब वो डोर पे आपको आया है, क्योंकि हमने तो उसको भगवान माना है, भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, तो मेरा तो भगवान झूठ नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है सही बोल रहा है। यही बात है ना, भगवान झूठ बोलता है क्या? नहीं बोलता। जब वो कह रहा है कि 6 महीने पहले मेरा टीवी खराब हुआ था और आपकी ट्रांसपोर्टेशन में ही हुआ था, मेरा दिल ये मान रहा है, मेरा अंदर से ये आवाज आ रही है, तो हमने कहा ठीक है, जो आप बता रहे हो वही सही है प्रभु, लिख लो। और हमने कंप्लेन रजिस्टर करके कहा कि 21 दिन में आपको हम आपका निवारण कर देंगे। बोला नो इशू, 21 दिन आप 1 महीने में कर देना, मगर मेरा दिल ये मान रहा है, आप नहीं दोगे भी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे को मालूम है आपके ट्रांसपोर्टेशन के कारण मेरा टीवी खराब हुआ है, ये मेरी अंदर से आवाज आ रही है। रजिस्टर हो गया। अब उसके ऊपर हमने काम शुरू किया। या तो एक कह देते अरे इसको 1,500 रुपए देके टिका दो, ने कहां सुबह सुबह ये आफत आ जाती है, वो चला जाता था। या कि भाई हमारा 7 दिन का टाइम है, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, चला जाता था। क्या करता था? क्योंकि लाफुली लीगली तो कुछ कर ही नहीं सकता था वो, क्यों 7 दिन का उसका ट्रांजिट टाइम के डिलीवरी का, विद इन 7 days ही इज सपोज्ड टू क्लेम, अदरवाइज क्लेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मेरे पास इंटर्न के बच्चे आते हैं हर साल आईएम से, उस टाइम भी एक बैच आया हुआ था आईएम से, आईएम इंदौर, आईएम नागपुर, आईएम जम्मू,
IIM कोझिकोडी केरला वाली। तो उन बैच को मैंने कहा कि भाई ये कंप्लेन है, मेरे को दूध का दूध पानी का निकाल को, कहाँ गलती है और क्या है और कहाँ सिस्टम फेल्योर है। बच्चों ने चैलेंज ले लिया। उसने कहा कि जो 6 महीने पहले जितने भी आपके लोग जो टीवी के साथ आए थे, उन 100 लोगों की सूची निकाल ली कंप्यूटर से, जिनका टीवी था और 6 महीने पहले उनके घर में टीवी हमने डिलीवरी कर दिया था और लिखवा भी लिया था कि टीवी फाउंड होके इन वर्किंग कंडीशन। उन लोगों के फोन करने शुरू कर दिए कि जेंटलमैन वो आपके घर में टीवी आया था, आपका सामान आया था। हाँ हाँ आया था, टीवी ओके, नहीं वो थोड़ा सा खराब था, हमने बदल दिया। किसी ने कहा कि जी हमने बेच दिया, किसी ने कहा कि हमने रिपेयर करवा लिया, किसी ने कहा। तो 40% लोगों के घरों में मेरे आए हुए टीवी या तो बदल दिए या बेच दिए या खराब हो गए, मगर कंप्लेन करने कोई हमारे को नहीं आया। यानी कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन में 40% टीवी का मर्डर तो हुआ था। ये तो प्रूफ हो गया, हमारे कारण नहीं हुआ था, मगर कंप्लेन करने कोई आया नहीं। इससे पहले कितने लोगों का हुआ होगा, हमारे कोई कंप्लेन नहीं करता था, क्योंकि 6-7 दिन के बाद फिर उन्हें सोचा कि हुआ कैसे ये। देन वह पैकिंग जहां हो रही थी टीवी की, उस जगह पर गए वो बच्चे। उन्होंने देखा कि हाउ डू वी पैक इट। टीवी क्या होता है कि हम एक प्रोसीजर था 1987 से हमारा, जैसे आम की पेटी होती है ऐसे लकड़ी की पेटी बनाते थे और बीच में एयर बबल, थर्मोकोल सब डालने के बाद ऊपर उसको लकड़ी की पेटी में टीवी को हम पैक करते थे। और जब लकड़ी की पेटी में पैक करते हैं तो उसमें 12 या 14 लोहे की नेल लगती है और उस नेल को ठोकने के लिए 45 से 48 हैमर की चोट मारनी पड़ती है। 48 चोटें हमारे को हल्की फुल्की करके मारनी पड़ती है। उन्होंने क्या पाया कि जो टीवी है उसमें छोटा सा हेयर लाइनर फ्रैक्चर आ जाता है, जो सोल्डरिंग होती है उसके अंदर गैप आ जाता है जब हम चोट मारते हैं तो। और एक चोट आपके टीवी की 1 महीना लाइफ कम करती है। 48 चोट कितनी करेगी? 48। टीवी की आप जब परचेज करते हो कंडीशनल वारंटी कितनी होती है? 8 या 9 साल की। 90,000 का टीवी एक शिफ्टिंग में हमको आपका हमने कितने का बना दिया? 45,000 रुपए का। पैसा भी दे रहे हो और टीवी भी आधे दाम का हमने बनवा दिया, 45,000 का बना दिया। तो ये काम हम करते थे, हमको कोई इसका ज्ञान नहीं था। ये नहीं कि जान करके करते थे, हमारे को पता ही नहीं था। तो वो भगवान रूपी क्लाइंट आकर मेरी आंखें खोली। जरूर गुस्सा आता होगा, कंप्लेन लेकर आ गया, 6 महीने की बात होगी, सुबह सुबह आ जाता है। ये बंगाली को तो कुछ नहीं देखता, रिटायर है ना, बैग उठाकर, काम तो है नहीं, घर से निकाल दिया, यहां गया, हमारी जान खा रहा है ये। इस तरह करके हम उसको अटेंड भी नहीं करते, मिलते भी नहीं। मगर उसको मिले, अटेंड किया, उसने आंखें खोली और हमने सोचा ये जो चोट मारने वाला काम है हैमर की, इसको ही हटा देंगे तो नहीं रहेगा, बांस न बचेगी बांसुरी। अब उसको चोट को कैसे हटाए? टीवी की करेट की बजाय हमने क्या किया? टीवी का बक्सा बना दिया, ऊंचे नीचे हिंज और आगे लगा दी कुंडी और अंदर लगा दिया 18 mm का थर्मोकोल। तो हैमर वाला काम बन गया, खत्म हो गया। तो पहले था लकड़ी की करेट, खत्म हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है, लकड़ी की करेट वाला बनता था हमारा 750 रुपए में, ये बनने लग गया 3,000 रुपए में। अब करें क्या? 3,000 ही लेंगे क्लाइंट से हम। अब क्लाइंट क्या बोलेगा? भी साहब आप तो चाहे मेरा टीवी किसी में पैक कर दो, मैं 3,000 तो नहीं दे सकता, इतना महंगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो दोस्तों हमने इस टीवी की करेट के, इस टीवी का बॉक्स के कितने चार्ज करने शुरू किए? 200 रुपए, 200। और पहले कितने करते थे? 750 रुपए। 750 रुपए में मेरी कॉस्ट कितनी आती थी? 700 रुपए की। कितने बचते थे? 50 रुपए। अब 3,000 में बन रहा है, 200 चार्ज कर दिए तो 250 का नुकसान हो गया। मगर नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसको 20 टाइम यूज करता हूं। मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? 150 रुपए। 150 की लागत में भी मैं 200 करता हूं, पहले 700 की लागत में भी 50 बचते थे, अब 150 की लागत में 50 बचने लग गए। तो मेरे 750 से ग्राहक को कितने में आ गया? 200। टीवी उसका 1000% सेफ हो गया। जो पहले टीवी पैक करते थे वो पैक होता था 40 मिनट में, करेटिंग करने में। अब इसमें पैक होता है केवल 40 सेकंड में। 40 मिनट कितने में बदल गई? 40 सेकंड। हमने हिसाब लगाया कितने टन लकड़ी जो हमने ली थी टीवी की करेट बनाने में, उसमें कम से कम 200-250 पेड़ कटवाया करते थे हर साल।
वो मेरे पेड़ कटने बंद हो गए। और फिर एलजी सैमसंग जो तैयार हो जाते थे शिफ्टिंग के टाइम पर मई जून जुलाई में कि भाई अब अग्रवाल जी का सामान आएगा, टीवी भी आएंगे, सारी कंप्लेन आएगी, वो कंप्लेन वाले टीवी हमारी दुकानों में आएंगे। तो अब वो बोलते हैं कि साहब वो क्या हुआ, हमारा धंधा तो खत्म हो गया, वो कंप्लेन वाले आते ही नहीं। उनको भी बेचारे को हल्का कर दिया, उनके भी अब कंप्लेन कम आती है। और जब आपको इनोवेशन करते हो तो फिर दिमाग में आता है कि आपने कर ली, अब दूसरे पैकर भी शुरू कर देंगे। आपने खोज करी, दूसरे भी कर देंगे, ऐसा होता है ना। तो फिर आपका कंपटीशन मार्केट में फिर आपका हो जाएगा। मगर एपीएमएल हमेशा करता है तो एक बाउंड्री रखता है, कोई जल्दी से दूसरा उसको मेरी खोज को जल्दी से हाथ ना लगाए, क्योंकि हमने बहुत खर्चा किया है, हमने इसको पेटेंट कराया है। वो कैसे कि हमारे पास हिंदुस्तान में हर जगह ऑफिस है, पोर्ट ब्लेयर, पांडिचेरी, केरला, गुजरात, भुज, नलिया, जामनगर, असम में जोरहाट, तेजपुर, डिब्रूगढ़, अगरतला, मिजोरम, श्रीनगर, लेह, लद्दाख, उधमपुर, हर जगह पर है। यदि मेरा ये बॉक्स उधमपुर चला गया तो खाली करके मेरा दूसरा उधमपुर से लेकर आ जाएगा। पोर्ट ब्लेयर चला गया, खाली करके पोर्ट ब्लेयर से फिर किसी अफसर का सामान लेकर दिल्ली वापस आ जाएगा या गुवाहाटी चला जाएगा। बिकॉज मेरा यह सब जगह घूमेगा तो मेरी 200 की कॉस्ट पड़ी। यदि मेरा ना घूमे और एक जगह जाके खत्म हो जाए तो कितनी कॉस्ट पड़ी? 3000 की। तो 3000 में तो वर्कआउट है नहीं। यदि मेरी जगह दूसरे जो पैकर्स है जिसके 5 ऑफिस 2 ऑफिस है, उनकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 3000 की। तो वो सक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों वो बाउंड्री भी आपको बनानी पड़ेगी व्यापार में, कि जब आप व्यापार करते हो तो ऐसी बाउंड्री भी बने कि आपकी खोज दूसरे लोग चुरा न ले। उसको भी ध्यान में आपको रखना बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल व्यापारी के लिए। तो मेरा आज 200 रुपए में हो गया, बाउंड्री बन गई। और अब हमारी मार्केटिंग वाले क्या बोलते हैं जब जाते हैं घर के अंदर, अरे आपका टीवी है सर, कितना पुराना है? बोला जी 2 साल पुराना। अच्छा, अभी तो 6 साल की और लाइफ है। वो ये नहीं कहते कि मेरे थ्रू काम करो, वो केवल एक अवेयरनेस करते हैं कि सर टीवी कभी भी आप टीवी का जो एक बॉक्स होता है स्पेशल, आप भी बाजार में ला सकते हो। ऑर्केस्ट्रा दुकान जो लोग मोल लेके आते हैं वो तो 6000 में मिलता है, आप उसको ही उसमें ही भेजना। यदि टीवी इसको छोड़कर किसी में भी भेजा, आपने बॉक्स की सिवाय किसी में भेजा, तो टीवी की लाई 50%। एक वो केस स्टडी दिखाते हैं आईएम बच्चों की, और या आप बेच देना या गिफ्ट दे देना, बस ले जाना है तो केवल टीवी की बॉक्स में ही लेके जाना है आपको। उसके दिमाग में डाल देता है। जब दूसरा जो आदमी मैं 60,000 देता हूं, दूसरा 40,000 देता है, वो आकर कहता है कि सस्ता लेके जाऊंगा, वो पूछता भाई टीवी कैसे लेके जाएगा? अरे सब जैसा बोलेंगे ले जाएंगे। अरे भाई तुम कैसे लेके जाओगे? जैसा बोलो, मेरे को क्या मालूम, मैं थोड़ा इसका इंजीनियर हूं। वो लकड़ी केड़ बना देंगे सर एकदम पिंजरे जैसी, थोड़ी हाँ थोड़ी लकड़ी तो धीरे धीरे मारेंगे सर। वो कहता भाई नहीं, एक मेरे को टीवी का बॉक्स चाहिए। सर वो बॉक्स कहाँ आता है, वो तो होता ही नहीं होता। जाओ भाई, वो मेरे वाले को बोलते 5,000 2,000 कम कर लेके जा। तो मैंने बाउंड्री बना ली, मेरा ग्राहक पका लिया। मतलब आया कुछ में शायद नहीं है कि अब वो ग्राहक बन गए। किसको भी टीवी लेके जाना है, या तो बॉक्स मंगवाएगा या फिर उसको कैंसिल करेगा या फिर टीवी बेचेगा। जाएगा तो बॉक्स में जाएगा, और बॉक्स वाला आदमी पूरे हिंदुस्तान में है तो एक ही है, क्योंकि वापसी का सिस्टम किसी के पास भी नहीं हमारे को छोड़ के। तो इस तरह मेरा ये कहना था कि जो क्लाइंट है आपका, वो जब आपके पास कुछ भी करने आता है तो आपको कुछ देने आता है, और मेरे को इन्होंने एक गिफ्ट दे दिया। ऐसे क्लाइंट सैकड़ों ऐसे मेरे प्रोडक्ट है जो धीरे धीरे करके मेरे को गिफ्ट के रूप में मिल गए, और मेरा एक बेंचमार्क बन गया, मेरी एक यूएसपी बन गई, और मेरे मुकाबले में कोई दूसरा है ही नहीं। एक अभी लेटेस्ट हमने ट्रकिंग क्यूब का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है हिंदुस्तान के अंदर। एक मैकेंजी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारा कारोबार है पूरे इंडिया का, उस कारोबार के अंदर 58% ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जो लेस देन कंटेनर देखते हो ना, एक घर से भरा दूसरी जगह पर खाली करता है। यदि आपके पास कंटेनर की कैपेसिटी सपोज करो 500 कार्टन्स की है,
आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो या किसी फैक्ट्री का इंश्योरेंस किया हो, तो एक ट्रक में कितने जाते हैं? 500 कार्टून जाते हैं। सपोज करो आपके 100 कार्टून जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? पूरा ट्रक मंगाएंगे क्या? भी जो गति, फेडेक्स, सेफेक्स, ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, आप किसी को कहोगे भाई 100 कार्टून है, वो 100 कार्टून के हिसाब से एक अपना छोटी गाड़ी भेजेगा, आपके गोडाउन से, आपकी फैक्ट्री से 100 कार्टून उठाएगा और वो 100 कार्टून अपने गोडाउन में लेके जाएगा। और इसी तरह 10 लोगों के इकट्ठे करेगा और इकट्ठे करके एक बड़ा ट्रक बनाएगा और वो ट्रक गुवाहाटी, अगरतला, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर लेके जाएगा, वहां फिर उतारेगा और उतारने के बाद फिर धीरे से दूसरी गाड़ी में डिलीवरी करेगा। यानी कि एक या दो बार तो यहां उसने लोडिंग किया, एक या दो बार मद्रास में किया, नहीं तो ये जा ही नहीं सकता, पूरा ट्रक भर नहीं सकता। 10 लोगों का सामान इकट्ठा करके ही लेके जा सकता है वो। इस काम को बोलते हैं हम ट्रांसशिपमेंट। इस प्रोसीजर को बोलते हैं गुड्स का आपने ट्रांसशिपमेंट किया। तो इस ट्रांसशिपमेंट की भाषा क्या होती है? मोर यू ट्रांसशिप्ट मोर डैमेज, लेस यू ट्रांसशिप्ट लेस डैमेज, जीरो यू ट्रांसशिप्ट जीरो डैमेज। मगर यदि लेस ट्रांसशिप्ट करेंगे तो लेस डैमेज तो होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता कि अब इसको डैमेज का जब एनालाइज किया मैकेंजी ने, तो 42,000 करोड़ एक साल में इस ट्रांसशिपमेंट से डैमेज हो जाता है। कितना? 42,000 करोड़। 42,000 करोड़ का कोई स्कैम आए तो पता नहीं कितना देश के कितने लोग 42,000 खा गए। अरे 42,000 खा नहीं गए, 42,000 रुपए देखकर मिट्टी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसशिपमेंट। फिर ये होता है कि तो अनअवॉइडेबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, अब कैसे लेके जाएंगे? दोस्तों इस पे काम करना शुरू किया। कुछ क्लाइंटों की कंप्लेन आई कि यार ट्रांसशिपमेंट से बहुत नुकसान होता है, आप इसके ऊपर काम करो। अब एक पहली बार में तो क्या दिखेगा? मजाक लग रहा है, ये हो सकता है क्या? आप कहोगे कि मैं एक कार में, टैक्सी में अकेला बैठना चाहता हूं और बाजू में कोई नहीं बिठाऊंगा, जिसमें 3 बैठने की कैपेसिटी है। मैं अकेला बैठना चाहूंगा, बाजू में किसी को नहीं बिठाऊंगा, मगर भाड़ा दूंगा केवल 33 नहीं तो 40% दे दूंगा। टैक्सी वाला क्या बोलेगा? मैं ही पाया क्या बेवकूफ बनाने के लिए? पूरी टैक्सी लिए तो पूरा भाड़ा दो, शेयर करना है तो 40% दो, मैं 2 का इंतजार और करूंगा। वो कहता है नहीं भाई मैं शेयर नहीं करना चाहता, अकेला बैठा, मगर दूंगा उतना ही जो मेरा तीसरा हिस्सा बनता है। तो हमारे को भी लोगों ने कहा कि भाई मेरी पूरी गाड़ी भर, मेरे सामने सामान भर, मेरे सामने खाली कर, भाड़ा दूंगा आधा, या भाड़ा दूंगा 1/4, या भाड़ा दूंगा 1/3। तो हमारे को भी मजाक लगा, मगर इसके ऊपर खोज करने के बाद मालूम हुआ कि ये तो पॉसिबल है, इट्स वेरी क्वाइट पॉसिबल। तो हमने क्या किया कि ट्रांसशिपमेंट किसका होता है? सामान का। तो सामान का ट्रांसशिपमेंट खत्म करना था, तो हमने डिफरेंट साइज के 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन के कंटेनर बना दिए और माल उसमें डाल दिया, और वो सामान छोटी गाड़ी में आपके घर से भरा, ताला आपका लगाया, चाबी आपको दे दी, ये कंटेनर उठकर मेरे गोदाम में आ गया। पूरे दिल्ली में आज 20 कंटेनर है, तो 20 के 20 गोदाम में आ गए। कुछ देहरादून से आ गए, कुछ हरिद्वार से आ गए, गुड़गांव में 100 कंटेनर रात को इकट्ठे हो गए, और 5 कंटेनर गुवाहाटी के हैं। तो मेरे क्या उतरा यहां पर? कंटेनर उतरा, सामान नहीं उतरा। मेरा ट्रांसशिपमेंट किसका था? गुड्स का था। मेरा ट्रांसशिपमेंट तो हो रहा है, मगर किसका हो रहा है? कंटेनर का हो रहा है। जैसे शिप होता था 75 साल पहले, लोग सामान लाया करते थे पानी की जहाज में, तो कोयला भी उसमें डालते थे, कपड़ा भी उसमें डालते थे, सब उसमें डाल कर लाते थे। 25% सामान खराब हो जाया करता, कोयला कपड़ा कर। बाद में किसका जन्म हुआ? कंटेनर का, वर्ल्ड वाइड 20 फीट का, 40 फीट का। वही कंटेनर का जन्म मैंने किया, इंडिया में डोमेस्टिक कर दिया। अब यही कंटेनर 5-5 मिलकर एक जगह जाते हैं, जो भाड़ा 5वां हिस्सा होता है प्लस 15% प्रीमियम लेता हूं, उसका डिवाइड बाई 5वां हिस्सा प्लस 15%, और मेरी सबसे 15% लेकर मेरी बैलेंस शीट भी 100 की 125 बन गई, उनके भी 30-35% का फायदा हो गया, और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। और ये कंटेनर अब हम 2,500 बना लिए, अगले साल 10,000 बनाएंगे, और 6 या 7 साल में 1 लाख बनाएंगे। जिस दिन 1 लाख कंटेनर में रोड पे आ गए, तो हिंदुस्तान का जो 42,000 करोड़ का डैमेज होता है ड्यू टू ट्रांसशिपमेंट, ये 10,000 करोड़ का तो डैमेज मैं अकेला कम कर दूंगा। इट इज ए नेशनल लॉस।
ये लॉस मेरा अकेले का नहीं है, ये नेशनल लॉस है। और फिर देखा कि चलो ये तो लॉस हो ही रहा है, एक लॉस इनविजिबल था। वो इनविजिबल क्या था कि आपने देखे होंगे रोड के ऊपर अर्थ मूवर टाइप की मशीनें, जेसीबी, जनरेटर, कुछ रोड रोलर जाते हुए बड़े बड़े टेलर के ऊपर, देखिए ना। और जितने भी ये गाड़ियां जाती है उसके आगे पीछे 4 फीट या 6 फीट और 6 फीट जगह बचती है। और पूछा कि भाई जगह क्यों बचती है? जी एक गाड़ियां 40 फीट की मिलती है और मैक्सिमम 80% सामान ऐसा होता है जो 32 फीट में भी आ जाता है, तो 8 फीट की जगह बचती है। इस जगह को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्या डालेंगे? कार्टून डालेंगे तो भीग जाएंगे, बैग डालेंगे तो भीग जाएंगे, तो करें क्या? ये तो और पार्टी पूरा किराया देती है, तो हम क्यों दिमाग लगाएं? बट मैंने देखा अगेन इट इज ए नेशनल लॉस। 8 फीट की जगह आप छोड़ के गाड़ी भेजते हो, डीजल तो उतना ही जलता है, खर्चे उतने ही होते हैं, रोड के ऊपर कंजेशन उतना ही होता है, तो क्यों नहीं इस 8 फीट की जगह को यूटिलाइज किया जाए? तो हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और उसी ट्रेलर के का डिजाइन कर दिया जहां उसको बोलते हैं लॉकिंग लगा दी गाड़ी के दोनों तरफ चैनल में। और जो ही जगह बचती है, इवन 2 फीट भी बचती है, तो 2 फीट का भी यूटिलाइज करते हैं। जो हमने कंटेनर बनाए छोटे छोटे कंटेनर, वो कंटेनर बेबी कंटेनर इसमें फिट करना शुरू कर दिया। ये रहा, तो जगह बच गई, उसमें कंटेनर फिट कर दिया। और इससे हिंदुस्तान का 24,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो धीरे धीरे करके मेरी इंडस्ट्री को पता होने लग गया, क्योंकि शुरुआत तो कोई करेगा। तो ये जो लॉस हो रहा है वेस्टेज इस एम्प्टी जगह का, ये और मेरा क्या हो गया? बोनस मिल गया, फ्री में जा रहा है ये, क्यों? भाड़ा तो मेरा उतना ही मिल रहा है। और यदि मैं 10% 30% का यदि मैं सामान डाल रहा हूं, 15% क्लाइंट को दूंगा, 15 मैं लूंगा, तो सारे ग्राहक तो मेरे पक्के हो गए ना ग्राहक। तो इस तरह ग्राहक बना ली। तो आप हमारे कहते हैं ना कि गायें दूध देती है, तो गायें दूध न देती, पर उसमें से निकालना पड़ता है दिमाग से, अंगूठों से, मेहनत से। तो प्रॉफिट भी कई बार 100 रुपए की चीज कॉस्ट आती है और 100 रुपए की बिकती है, फिर कहते हो जी मैं कैसे कमाऊंगा, पर उसमें से आपको इस तरह से कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट निकालना पड़ता है और वो निकल जाता है। आपका एंगल ये है कि उसमें वेस्टेज कहां हो रही है, आपको देखना कि वेस्टेज कहां हो रही है, उस वेस्टेज को आपको पैसे में बदलना है। ये वेस्टेज 72 साल से हिंदुस्तान में हो रही थी, 70-72 साल से। अभी हमने 1 साल पहले ही इस वेस्टेज को यूटिलाइज करना शुरू किया। 80% कंटेनर ऐसे ही, मतलब ट्रेलर ऐसे ही जाते हैं। अब हमारी इसमें फोटो नहीं है, इवन 2 फीट की भी जगह है और एवरीडे जितनी गाड़ियां जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया कि देखो कौन सी गाड़ी खाली तो नहीं जा रही। वो लोग रहता है कि यार खाली भेज दी तो जैसे इमरजेंसी लग जाएगी। वो कहता है कि चलो जी गुड़गांव में नहीं, मैं जयपुर में एक पड़ा है 2 फीट का, साइज फिट नहीं हो रहा, वहां भर रहा हूं, वहां का फोटो भेज। तो गाड़ी जानी है उसके साथ ही, अदरवाइज निकल नहीं सकती। और इस तरह से मैं पर डे यदि 150 गाड़ी भर दूं, पर डे 150 गाड़ी भर दूं और एक गाड़ी पे ये बोनस 15,000 का मरे से मरा ले लूं, 14-15,000 का, तो 1500 इंटू 150 कितना हो गया साहब? 22.5 लाख। क्या 22.5 लाख पर डे की इनकम एक कंपनी में आ गई तो कितनी बढ़िया बैलेंस शीट बन जाएगी। ये शुरुआत हो जाता है। हमारी गाड़ी अनलोड हो रही थी और जब दरवाजा खोला गाड़ी का, तो जो गाड़ियों में तो वेल्डिंग राड होती है ना, वेल्डिंग राड की बाहरी पेटी होती है, बैरिंग की पेटी जैसी होती है, वो पेटियां लोड थी। दरवाजा खोलते ही ऊंचा होता है ढांग, ऊपर की ढांग की एक पेटी नीचे गिरी, काफी बार गिर जाती है। इसका सर्वे किया हम तो 2.5-3% दरवाजा खोलने के बाद ऊपर का कार्टन, ऊपर की पेटी, ऊपर का आइटम नीचे गिर जाता है, क्योंकि गाड़ी में बम्पिंग जम्पिंग में वो अपनी जगह छोड़ देता है। और जब वो गिर गया तो लेबर के पांव को भी लगी और कान की भी लगी। हैदराबाद में बालानगर एक ऑफिस है हमारा, वहां पर ये घटना घटी, 2002 की बात है। अब उसको अस्पताल में लेके गए, ESI में मेंबर था तो इलाज हो गया। उसको आज भी नहीं सुनता, वो लेबर आज भी काम कर रहा है हमारे। अब गलती इसमें किसकी कहोगे आप? लेबर की, बेचारे दरवाजा खोला, उसकी क्या गलती है? ड्राइवर की, उसकी क्या गलती है? सामान भर के लाया, रास्ते में आखड़ी है, रोड ब्रेकर है, वो कैसे आएगा? हो गया होगा। या गाड़ी के मालिक की,
वो बेचारा बोले मैं तो कौन सा साथ में चलता हूं भाई, ड्राइवर को सौंपा था। तो गलती किसकी है इसमें? कंपनी के सिस्टम की गलती है। कहीं ना कहीं सिस्टम को हमने अपग्रेड नहीं किया। ये गलती जो हमारी 2002 में हुई है, ये शायद किसी भी कंपनी में 2002 से पहले भी कई बार हुई होगी, मगर ड्राइवर उसका लेबर का इलाज करा दिया, उसको 500 700 2000 रुपए दे दिए, वो बेचारा चुप हो गया, पर परमानेंटली इलाज नहीं कराया। तो हमने इस पे काम किया कि अब ये दोबारा किसी का कान ना कटे, किसी के चोट ना लगे, किसी का सामान ना गिरे, इस पे काम करना शुरू किया। कुछ भी नहीं हुआ। एक गाड़ी के अंदर जब दरवाजा खोला, दरवाजे के अंदर हमने एक सेफ्टी नेट लगा दिया, दरवाजे के अंदर ये वाला। अब कोई भी ऊपर वाला गिरेगा तो यहां अटक जाएगा, धीरे से हाथ से ठीक कर दो और सामान उतार लो। ये 560 रुपए का बना पर गाड़ी का, जो 25 लाख की गाड़ी बनती है उसमें 560 और लगा दो आप, कौन सी बड़ी कॉस्ट है। और 2002 के बाद किसी का कान नहीं कटा। मैं यहां पर ये कहूंगा कि जब हम आप लोग सब काम करते हैं, छोटी मोटी गलती आपके धंधे में जाने अनजाने में कोई इंटेंशनली नहीं होती, हो जाती है, और फिर कभी वो रिपीट ना हो, उस पर आपने क्या काम किया उसके ऊपर। और जिसने ये काम कर लिया वो फिर पीछे मुड़कर देखता नहीं, उसकी आदत बन जाती है कि मेरी कोई भी गलती दोबारा रिपीट ना हो। हमारे यहां पर एक ही खोज चलती है कि गलती रिपीट ना हो, कहीं भी, किधर भी, कैसे भी, जहां भी, मतलब एक बार छोटी सी भी होगी गलती, रिपीट ना हो। अब तो चलो आपका ये कंप्यूटर का जमाना आ गया। मैं बात कर रहा हूं 1987 की। मेरा जब 97 की जब मेरा पहाड़गंज ऑफिस होता था, पहाड़गंज ऑफिस था, और दोपहर का 2-2:30 बजे लोग लंच शुरू करते हैं, खा लेते हैं। टेबल के ऊपर भी 3-3 2-2 आदमी बैठे हुए खाना खा रहे थे, और जो रिसेप्शनिस्ट थी, जो लेडीज, वो भी खा रही थी, उसके सामने 2 लड़कियां और बैठ के खाना खा रही थी। किसी तरह किसी का फोन आ गया, राधा नाम था, केरला की लड़की थी वो, मेरा भी नाम याद है उसका। फोन उठाया, किसी मिलिट्री वाले का फोन था कि मेरा सामान जाना है पुन्ना। तो बोले हाँ सर बताओ कहां से कहां जाना है। तो उसने कहा कि सर आपका फोन नंबर दे दीजिए, मैं भी खाना खा रही हूं और 15-20 मिनट के बाद मैं आपसे बात करती हूं। अब 15-20 मिनट के बाद उसने फोन नंबर दिया, और जहां खाना खा रहे थे और खाने की रोटी या चपाती दाल जो रखी थी वो अखबार के ऊपर रखी हुई थी टेबल के ऊपर। उसने क्या किया, वो फोन उठाया और उस अखबार के ऊपर ही उसका नंबर नोट कर लिया। अब खाना खाने के बाद वो अपने हाथ धोने चले गए। चपरासी ने सारे अखबार कूड़ा करकट डालकर डस्टबिन में डाल दिया, वो अपने ड्यूटी पे लग गई। अब कई देर 15 मिनट 20 मिनट, मिलिट्री वाले तो बड़े प्रॉम्प्ट होते हैं, वो मिलिट्री वाला था। 15 मिनट देखा, 20 मिनट देखा, आधा घंटा देखा, फोन नहीं आया। उसने उठाकर, क्योंकि मेरा नॉन था, फोन किया, अरे रमेश जी क्या हो गया आपकी कंपनी में, 15 मिनट का टाइम लिया, आधा घंटा हो गया, यू हैव नॉट कॉल्ड मी। मैं बोले क्या बात थी? बोले ऐसे ऐसे मैंने नंबर दिया था, कोई ऐसे ऐसे एक लेडीज ने उठाया था, उसने कहा कि मैं 15-20 मिनट में करूंगी। बोला जी कोई बात को नहीं, मैं आपको अभी आई कम बैक टू यू। मैंने उस राधा को बुलाया कि राधा कोई फोन आया था क्या, पूना का कोई? हाँ सर आया था ना, तो मेरे जल्दी फोन मिला कर दो। अब राधा फोन कहां से मिलाएगी? राधा मेरी कैबिन मेरे पहाड़गंज ऑफिस में टुवर्ड्स बाहर तरफ थी, जहां रोड होता था, वहां एक आधा जो 200 लीटर का ड्रम होता ना ऑयल का, उसको हमने कटवा रखा था, उसको बना रखा था डस्टबिन, रोड के बाहर नीचे, बिल्डिंग पूरी हमारी थी। तो राधा उस हाथ के कपड़े उठाकर डस्टबिन में ढूंढ रही। मैंने देखा कि इसने इसका अंतबल अखबार पे लिखा होगा और ये डस्टबिन में वो अखबार में नंबर ढूंढ रही है, दिखाई दे गया। मैंने राधा को बुलाया, नंबर तो मेरे पास आ ही गया था जब दोबारा उसने दिया। बोला सर मैं लिख नहीं पाई। तो मैंने बोला सारे लोगों को इकट्ठा करो कॉन्फ्रेंस रूम में, इकट्ठा किया। मतलब अब ये अपनी इंसिडेंट सबको बताओ। उसने बताई। मतलब अब कैसे रोकोगे इसके? तो बोला जी लिखेंगे। कैसे लिखोगे? तो उसी दिन 3 रुपए 4 रुपए की किताब का जन्म हुआ, उसका नाम हमने रखा फटाफट बुक। क्या रखा जब? फटाफट बुक। जब भी कुछ हुआ है 30 सेकंड में फटाफट लिख डालो, मगर लिखोगे उसी किताब में, और उसके पेज नंबर 1 के ऊपर
पूरा पेज भर जाए तो फिर 2 पे, ये नहीं क्या पीछे ऊपर आगे सामने उसको लीला लाल कर दो। हमारे कई बार लोग ना पीछे से किताब खोल देते हैं। हमारे तो आगे से चलने का है ना हमारा हुक्म, हमारे धर्म में कि आगे से चलो, पीछे से नहीं चलते ना अपन। तो उर्दू वाला स्टाइल से पीछे से भी चल पड़ते हैं लोग। तो हमारे आगे से 1 नंबर, वो पेज भरेगा तो दूसरा नंबर, और किताब वो रखी हमने, ये फटने वाली नहीं, जैसे फटने वाली होती है ना, ये नहीं, नोटबुक एकदम बिल्कुल जैसे आपके पास है ऐसी नोटबुक। और उस फटाफट बुक के बाद हमारे कभी भी किसी को ये नौबत नहीं आई कि मेरा नंबर खो गया। आज मैं जब भी सोता हूं तो मेरे वो फटाफट बुक सिरहाने रहती है, ऑफिस में रहता हूं तो मैं टेबल पे रहती है, फोन आता हूं भाई 2 मिनट ठहर जा, पहला किताब पेन हाथ में लेने दो, हाँ अब बोलो भैया क्या बात है, पहले पेन बाद में सुनना, ये आदत का हिस्सा बन गया। तो चलो आपके पास पैड आ गया, आईपैड आ गया और मोबाइल आ गया, यू कैन राइट डाउन, बट इसने हमारे कंपनी में इस तरह का जो माहौल होता था वो सारा, और वो एक ताकत बन गई वो फटाफट बुक। तो ये 97 की छोटी सी खोज है। एक छोटी सी इंसिडेंट याद आ रही है, पहाड़गंज ऑफिस की बात है। एक गाड़ी हमारी लोड होनी थी मोहन कोऑपरेटिव से ओनिडा टीवी की, कलकत्ता की। टीवी लोड होने के बाद हमारा आदमी जाता है ड्राइवर को पैसे देने के लिए। सपोज करो 30,000 रुपीज का भाड़ा होता है, तो हम उसको 20-22 हजार रुपए गाड़ी को एडवांस देते हैं। तो एक लड़का, पीछे नाम उसका दैया है, आगे नाम याद नहीं आ रहा, दैया वो लड़का, वो पैसे लेकर कैशियर से 20-22 हजार रुपए लेकर चला गया और गाड़ी को देने के लिए। रेड लाइन, ये ब्लू लाइन बसें होती थी। जब वो उतरा तो जेब में हाथ मारा तो हाथ ही हाथ रह गया, पैसे गायब, कोई निकाल लिए जेब कतरे ने। अब वो गाड़ी वहां से फोन कर रहा है कि साहब मेरी तो जेब कट गई, अब मैं क्या दूंगा। तो कैसी ने कहा कि भाई तू ध्यान से नहीं लेके गया। ना सर ध्यान से लेके गया था। तो अल्टीमेटली 22 हजार रुपए दोबारा पहुंचाए और गाड़ी को दे दिए गए। दूसरे दिन उसके 22 हजार रुपए नाम पे पड़ गए। वो कहता साहब मेरी 12 हजार रुपये 10 हजार रुपये तनख्वाह, मैं 22 हजार रुपये जिंदगी भर नहीं कटा पाऊंगा, मेरा क्या कसूर है, किसी ने काट लिए होंगे। एम्प्लॉय तो ऐसे ही कहेगा ना। तो कैशियर बोलता है कि भाई साहब मेरे को तो हुक्म केवल आपके नाम पर लिखना है, आपको कोई माफ कराने हो तो अपना मैनेजर है, तुम्हारा नेक्स्ट ब्रांच हेड है। तो वो गया उसके पास, उसने पूछा क्यों हुआ, क्या हुआ, नींद आ गई होगी बस में, कैसे कट गए, ठीक है मैं तुम्हारे 20% माफ कर देता हूं, अब 22 हजार में से तुम्हारे 18 हजार रुपये तो नाम में लिखने ही पड़ेंगे। वो कहता है मैं कैसे, अल्टीमेटली नाम लिख दिए उसके। हमारी कंपनी में एक सिस्टम है, 4 तारीख एवरी वेयर इन इंडिया, दैट्स कॉल्ड दरबार डे। तो 4 तारीख को जितने भी मुलाजिम है सब एक फ्लोर पे इकट्ठे होते हैं, 500, 700, 800, वो सब बैठेंगे और जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो सामने बैठते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं और वो उसी टाइम पर हाजिरी में मौके पर उसकी समस्या का निवारण करते हैं। तो एक एक करके अपनी समस्या बता रहे थे। तो उसने कहा कि सर मेरी समस्या, उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे तो 18 हजार रुपये नाम पर लिखे गए। और ये दरबार डे होता है तो उसमें जो भी उस ब्रांच का हेड और सीनियर मोस्ट जो होता है वो भी हाजिर होता है। तो उस दरबार डे में मैं भी हाजिर था पहाड़गंज के अंदर। तो उसने, दैया ने बताया, तो मैं बोला कि भाई ये आपके पास कैसे खो गए। उसने कहा कि जी आगे कभी नहीं खोएंगे। मतलब कैसे नहीं खोएंगे, बोला जी सावधानी से लेके जाऊंगा। तो मतलब इसका मतलब अभी आप सावधानी से नहीं लेके गए तो भी ऑफेंस, तो भी पैसे कटेंगे। बोला नहीं सावधानी से लेके गया था। तो अब क्या सावधानी करोगे। मैंने कहा दैया 25 मिनट 20 मिनट तुम्हारे को देते हैं, यू टेल मी द परमानेंट सॉल्यूशन, क्या सावधानी बरतोगे, यदि तुम्हारा सही हुआ तो माफ, नहीं तो तुम्हारे नाम पर पड़ेंगे। वो बोला जी मेरे को दे दो 20 मिनट। गया बाहर और 20 मिनट के बाद वापिस आया। वापिस आने के बाद क्या बोलता है कि सर अब ये पैसे मेरे नहीं, किसी के भी नहीं खोएंगे। मैं बोला ये क्या तुमने वो स्कीम पकड़ी। उसने क्या कर रखा सर, हाथ से सुई से अपने शर्ट के नीचे बनियान होती है उसके अंदर जेब सील के लाया, कहा कि मैं अब जो भी पैसे इस अंदर वाली जेब में रखूंगा। और बोला सर मेरी माँ ने कहा है कि कोई भी चीज दिल के पास रखते हैं ना वो खोती नहीं, वो दिल के पास रहेगी, अब कभी नहीं खोएगा पैसा। और उसी दिन
कंपनी ने 500 बनियान मंगवाई, सब पैसे ले जाने वाले पैकर सैकर को बांट दी, कहीं पे धन जो लेके जाओगे वो इसमें रखे जाओगे। और 98 के बाद मेरा कभी भी आज तक जेब नहीं कटी और 1 रुपया किसी का नहीं कटा, किसी पे नाम पे नहीं पड़ा। दैट द सोल्यूशन वी कुड गोट इट। मेरा कहने का मतलब है यदि हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, चर्चा करते हैं, तो सोल्यूशन हमारे पास होते हैं और मिलते हैं। और इसी तरह से उनके माध्यम से निकल के आते हैं। वही 10वीं पास, वही आदमी, उसी को एम्पावर किया और वही ही कम आउट विद अ गुड सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मैं इन सब के माध्यम से यही कहूंगा कि आपके पास सॉल्यूशन होते हैं। केवल टेम्परेरी सोचोगे तो टेम्परेरी आंसर आएगा और परमानेंट सोचोगे तो परमानेंट आंसर आएगा। एक छोटी सी हंसी वाला सॉल्यूशन मैं बताता हूं कि क्या हुआ कि हमारे एक एसके मित्तल जी अभी प्रधान है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के। ये मयूरी विहार साइड में रहते हैं। इनकी वाइफ गुजर गई थी आज से 10-12 साल पहले। 4 से 5 वो था, क्या बोलते हैं, उठावनी थी। मैं भी गया हुआ था वहां पर मंदिर में। अंदर चले गए, वापिस आए तो मेरे जूते गायब। अब दाएं देखे बाएं देखे, नहीं मिले। सक्सेना जी हमारे ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के महासचिव थे, राष्ट्रीय महासचिव। तो बोले रमेश जी क्या हुआ, आपकी क्यों लगी, मेरे तो नहीं लगी। हमने जी पता नहीं था, मेरे ऊपर कोई लगा के रखा था कि मेरे निकालूंगा लेके जाऊंगा। चलो गाड़ी में बैठ गए, हमारे पास होंडा सिटी गाड़ी थी। सोचता रहा। फिर मैं बोला कि यार ये तो कभी भी जाएंगे तो बड़ी टेंशन रहेगा, मंदिर में जाएंगे, यहाँ रहेंगे, जूतों के कि जूते लेके जाएंगे तो साहब दोबारा चोरी ना हो। वहां सोचते सोचते अपने एक दिमाग में एक आइडिया आया कि फिर मैं सक्सेना जी को कहा, सक्सेना जी अब ना मेरे नहीं, किसी के भी नहीं खोएंगे, अपने ऑफिस में बढ़िया सर्कुलर डाल दो कि जब भी किसी क्रिया पे जाओ, मंदिर में जाओ, तो अपने जूते जब निकालो तो दीवार के उसके दरवाजे के एक तरफ एक जूता, दूसरी तरफ दूसरा जूता निकालना, एक तो कोई चोरी करेगा नहीं। तो एक बार तो प्रॉब्लम आ गई, पर दोबारा ना आए उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लेना चाहिए। उस दिन के बाद मेरा जूता नहीं खोया साहब। मस्ती से कई बार मेरे साथ वाले होती है, क्या करते हो, मतलब भैया अपन तो झेला हुआ हूं, एक क्या निकालूंगा एक वहां निकालूंगा, मैं अपनी जूता नहीं खोने वाला। तो सॉल्यूशन आपके पास ही होते हैं, मगर एंगल ये होता है कि हाउ डू यू, आप कैसे सोचते हो। जब राजेश जी से मिलता हूं, इनकी बातें सुनता हूं और हमारे कुछ संघ के अधिकारियों से मिलता हूं, तो एक जब आप कुछ भी एक जगह पे पहुंच जाते हो, पहुंचने के बाद एक ये महसूस होता है कि मैं अब एक पारी मेरे लिए खेल ली, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ दिया है, मैं उसके लिए वो क्या पारी खेल लूं, जिन्होंने मेरे लिए दिया है उस समाज के लिए क्या खेल लूं। तो ध्यान में आता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लो जो आपको बाहर भी ना पड़े। अब अंबानी तो बड़े से बड़ी चीज दान दे सकता है कि उसके पास कैपेसिटी है। मेरे पास जो है मैं मेरी दे सकता हूं, आप अपने पास दे सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या दूं, मगर भगवान ने सबको कुछ ना कुछ देने के लिए दिया है और देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो वो आप कर्जे में मरेंगे। बोला जी कर्जे में क्यों मरेंगे, हम तो ना कर्जा ले रखा है, हम तो बैंक का दे देते हैं आराम से महीने में, मैं कर्जे में क्यों मरूंगा। मगर और भी काफी ऐसे कर्जे हैं जो जाने अनजाने में आपके मेरे ऊपर पाइलअप होते रहते हैं। जब कोई भर्ती होता है आईसीयू में और उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वेदांता गुड़गांव में, तो पूरे दिन में उसको 3 सिलेंडर ऑक्सीजन के चढ़ाते हैं। कितने चढ़ाते हैं सर? 3। और एक सिलेंडर कितने में आता है? 800 रुपए में आता है। एक सिलेंडर 800 रुपए में आता है। 3 कितने होके हो गए? 2400। और ईमानदारी से बिल दे देते हैं 2400 रुपए का, लो भैया, तो देना पड़ेगा, नहीं तो वेदांता वाला छोड़ेगा नहीं। और आप हम भी 3 सिलेंडर पर डे लेते हैं। कितने रुपए की ऑक्सीजन लेते हैं भाई साहब? तो महीने की कितने की हो गई? 72,000 की। और साल की कितने की हो गई? वो बेचारा थोड़ा सा हिसाब कम आता, भगवान को तो बिल नहीं देता आपको, बस इतना ही फर्क है। वो वेदांता वाला हिसाब जानता है तो बिल दे देता है, ऊपर वाला वो बिल नहीं देता। वो सोचता है कि मेरे लोग सारे ईमानदार है, अपने आप ही चुका देंगे जब भी मौका आएगा। तो बहुत उम्र पड़ी है, 70 साल की, 80 साल की। और 72,000 के बजाय
यदि 7200 का भी बिल चुका दे तो भी खुश। वो कहता है कि 72 रुपए का चुका दो तो भी खुश। वो कहता है 72 पैसे का चुका दो तो भी खाता पड़ देगा, वो तो इतने में भी खुश हो जाता है, मत चुकाओ तो सही। मगर हम ये सोचते हैं, अरे हमारे पास तो नौकरी करते हैं, हमारे पास तो छोटा काम है, हमारे पास तो कारोबार कम है, हम कैसे चुकाएंगे। दोस्तों सबके पास सब कुछ है देने के लिए, केवल एक आपके देने की नीयत हो। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। हमारे ये सकरात वाले दिन है ना, काफी लोग कंबल बांटते हैं। सकरात वाले दिन कंबल बांटते थे। एक बनिए व्यापारी ने कहा कि चलो सकरात वाले दिन मैं 1000 कंबल बांटूंगा। कह दिया मुनीम को, भाई 1000 कंबल डाल देना लाकर और वहां पर लगा देना, और 7 बजे बांटने शुरू करूंगा। उन छोटे छोटे पोस्टर चिपका दिए, भैया कंबल कल मिलेंगे 7 बजे, जिस भाई को गरीब को लेने हो फला फला गली के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर, उस गेट पे आ जाना। 7 बजे बंटने शुरू होंगे, पहले आएगा उसको पहला मिलेगा, बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा। एक भिखारी, कुछ लोग खड़े थे, बोला क्या कर रहे हो, कंबल बटेंगे। वो बेचारा रोड पे बैठा हुआ था सर्दी में, वो सोचा यार आज तो काम बढ़िया बन गया, कोई अच्छा लाला है, वो भी खड़ा हो गया। लंबी लाइन दूर दिखने लगता जो 1000 लोग आगे वाले ही होंगे। तो भिखारी के पीछे वाला बोल रहा है, भाई वो 1000 तो पहले होंगे, क्या नंबर आएगा। भिखारी बोला भी पता नहीं कितने हैं, मैं तो गिनती किए नहीं, पता नहीं बहुत लग रहा है। भिखारी बोला एक काम कर, मैं तो 1000 में हूं, तू एक काम कर, मेरे आगे आ जा, तेरा नंबर तो आ जाएगा, मेरा आए ना आए। भिखारी पीछे हो गया, उसको आगे कर दिया। पीछे वाला फिर सोच रहा मेरा नंबर आएगा, भिखारी पीछे होता गया, पीछे होता गया, अगले को आगे करता गया। हजारों को 1000 कंबल मिल गए, भिखारी लास्ट में खड़ा रह गया, नहीं मिला उसको। तो जब मालिक बांटने वाला देख रहा था कि बोला यार ये अपना नंबर छोड़ रहा है और हमारे को इसको कंबल भी नहीं मिला, तो भिखारी से पूछा, भिखारी भाई क्या काम कर रहे हो आपने, आप क्या कर रहे हो, ये आपने तो कंबल मिला ही नहीं। तो भिखारी ने कहा सेठ जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूं। बोला मैं तो कंबल बांट रहा हूं, मैं मेरी बारी बांट रहा हूं, इसमें क्या है। बोला अभी तू कंबल बांट रहे हो, मैं मेरी बारी बांट रहा हूं। तो भिखारी का जब कंबल वाले का नाम आएगा तो भिखारी का नाम भी उसमें बिल्कुल लिखा जाएगा। दोस्तों आपके पास कुछ भी नहीं है तो बारी तो बांट सकते हो आप, क्योंकि हम हमेशा सोचते मैं क्या बांटूं, मैं क्या बांटूं। तो भिखारी के पास तो वही था। तो हमारे पास बहुत कुछ है बांटने के लिए, केवल अपनी सोच को बदलना होगा कि मेरे पास बहुत कुछ है। वो उस पैसे वाले के कंपेयर करोगे तो कई गुना आपका बांटा हुआ, आपका दिया हुआ, वो जब खाता खुलेगा ना तो वो बड़ा भारी पाएगा। इसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर जब हम 25 साल पूरे कर रहे थे कंपनी के, तो एक सोच बनी कि क्या बेस्ट करें कंपनी में, क्या करें हम कंपनी के लिए, क्योंकि दुनिया भर का समाज ने, सोसाइटी ने, ड्राइवरों ने, हमारे एम्प्लॉइज ने हमारे ऊपर कर्जा छोड़ा हुआ है। हाउ टू रिड्यूस दैट कर्जा, उसको कैसे मुक्त हो। मुक्त तो नहीं हो सकते मगर कम तो कर सकते हैं। तो देखा कि हिंदुस्तान के अंदर रोड एक्सीडेंट से 1,38,000 लोग हर साल मरते हैं, 1,38,000 लोग। ये डाटा है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स का। अब मरते हैं तो अब सोचो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या योगदान दें इसके अंदर। तो जब 1,38,000 आदमी मरते हैं तो हमारी टीम ने ये काम करना शुरू किया कि भी क्यों मरते हैं, कारण बताओ। तो उसमें से बहुत कारण मिले, पर एक कारण ऐसा मिला जो हमारे को हिला दिया। वो कारण है 26,000 लोग जब मरते हैं जब ड्राइवरों की नींद पूरी नहीं होती। रोड पे गाड़ी चलाते हैं, वो सो नहीं पाते और नींद पूरी नहीं होती, और 26,000 रुपए उनसे मिल जाते, 26,000। तो हमने कहा कि ड्राइवरों को बोलो भाई भाषण दो, 5-6 कैंप बना दिए, एक सहारनपुर, एक दिल्ली, एक गाजियाबाद, और 5-5 आदमियों के, कि जाओ 10 ड्राइवरों से मिलो, समझाओ कि आपके कारण इतने लोग मरते हैं, आप सोया करो भाई। भाषण जैसे लोग एनजीओ नहीं होती कि रेस लगा देंगे कपड़ा पहनकर कि देश की एकता बना रहे हैं, वो बिल बनाया, खर्चा निकाला और अपना काम खत्म। अब कौन सी देश की एकता बन गई उनसे हमको तो पता नहीं आता। ग्राउंड के अंदर जब काम नहीं करोगे कोई भी चीज, तो वो ये सारे भाषण रह जाते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं। तो हमने भी वही काम किया, देखा कि इससे कोई लाभ नहीं है। ड्राइवर को जब कहा कि आप सोया करो ड्राइवर भाई, आपके कारण आदमी मर जाते हैं आपकी नींद पूरी नहीं होने से। आप किसी गरीब को या किसी भिखारी को कहोगे भिखारी भाई खाना खाया करो, सेहत खराब हो जाती है इसके बगैर, तो भिखारी भाई क्या बोलेगा,
बोला अच्छा खाना ही कहाँ है, सेहत के बारे में तो बाद में सोचूंगा। तो ड्राइवर ने कहा नींद ही कहाँ है। उसने बताया कि हम गाड़ी चलाते हैं 7-8 घंटे 9 घंटे गाड़ी के पास बैठकर उसकी सुरक्षा रखवाली करते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं, पर सोते हैं 2-2.5 घंटे ही, नहीं तो तेल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, पैसे की चोरी, आंख झपकते ही हो जाती है। और मालिक क्या बोलेगा, सला बला बेच दिया होगा, नाम पड़ जाएंगे हमारे। तो साहब हम इतनी मेहनत करते हैं तो इसकी चोरी ना हो इसलिए हम वहां पर जगते हैं। तो हमने सोचा कि बात तो इनकी बहुत एकदम पेनफुल है, सुनने वाली है और मानने वाली भी है। तो फिर लगा कि तो नींद तो तुम्हारे को कभी तो आती होगी, क्या करते हो? उन्होंने कहा कि साहब इंतजाम कर रखा नींद का। एक गोली दिखाई काली, बोला ये काली गोली खा लेते हैं और नींद हमारे को मर जाती है। क्या होती है? अफीम। और धीरे धीरे क्या बन जानते हो? अफीम ची। और इस आदत के कारण आपकी हमारी जो औसत आयु है आज वो है 76, 75। एक ड्राइवर मरता है 64 साल पहले उम्र में, यानी कि हमारे से 10-12 साल पहले। एक आदमी 10-12 साल पहले मरे और उसको कहे कि आप ये नौकरी कर लो और आप 12 साल पहले जाओगे, तनख्वाह दूंगा खूब बढ़िया, अपने में इसको ही कर लेगा भाई? जिसको पता कि 12 साल में पहले जाऊंगा और ये काम में पैसा अच्छा मिलता है, तो मैं समझता हूं कि कोई दस्तक करने वाला नहीं पाएगा। ड्राइवर को मालूम है 12 साल पहले जाऊंगा, उसके बाद भी वो काम पेशे को अपनाता है। तो हम उसको कई बार बोलते हैं, हाईवे जब एक्सीडेंट होके मरता है तो हाईवे शहीद, वो हाईवे का शहीद होता है। जैसे बॉर्डर पे शहीद होते हैं तो ड्राइवर भी हाईवे पे शहीद मानते हैं हम उनको। तो हमने सोचा कि अब इनके साथ ये नींद पूरी कैसे करें, उस पर काम करना शुरू किया। और एक जगह ढूंढी हमने जयपुर अजमेर के बीच में। पूरे इंडिया में सर्वे किया कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहां होते हैं हिंदुस्तान में, कौन से हाईवे के ऊपर होते हैं। तो मालूम हुआ कि NH 8 के ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं, और वो भी एक जगह है राजस्थान में, दुद्दू, वहां सबसे ज्यादा होते हैं। तो छोटा भाई राजेंद्र जो बम्बे में रहता है वो साथ में था, क्योंकि वो भी इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसने 11 महीने ड्राइविंग की, गुड्स की ड्राइव, कार के नहीं, हैवी व्हीकल की। उसके बाद मेरे साथ पेशे में आया वो, एंड ही वाज डूइंग MBBS की पढ़ाई छोड़कर 11 महीने ड्राइवर सीखकर कहा कि अब मैं परफेक्टली इस धंधे को चला सकता हूं, क्योंकि मेरे को इस धंधे का तजुर्बा हो गया। और वो भी वहां पर था। और उसके बाद उनके गांव से पूछा, दुद्दू के पैराथोली गांव, 2-3 गांव है राजस्थान के, कि भाई एक्सीडेंट क्यों होते हैं? उन्होंने कहा जी कोई पहले ड्राइवर एक्सीडेंट हो गए थे, उसकी प्रेत आत्मा घूमती है तो वो उनको एक्सीडेंट कर देती है। तो भाई ने बोला भाई अब हम अपनी भाषा में इस जगह ही लट गाड़ेंगे, या तो प्रेत भाग जाएंगे या हम भाग जाएंगे, देखते हैं कौन भागता है पहले। और वहीं पर एक 50 एकड़ का टुकड़ा लेके 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल, 10 लैट्रिन बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे, एम्बुलेंस, 250 गाड़ियों की पार्किंग, नाई की सेवा और ड्राइवरों के कपड़े धोने की मशीनें पूरी लगवा दी वहां पर। और हर ड्राइवर को यह कहा कि ड्राइवर भाई, कोई भी ड्राइवर, हमारी कंपनी का अकेला नहीं, कोई भी उस हाईवे से चलता हुआ ड्राइवर वहां रुककर 3 घंटे और एबो रेस्ट करता है, सोता है। एक फॉर्म भरवाते हैं, आई विल स्लीप फॉर 3 hours एंड मोर। 3 घंटे और एबो सोता है तो उसको ये सारी फैसिलिटी, नाई की फैसिलिटी, उसके पाँव की मसाज की फैसिलिटी, उसके कपड़े धोने की फैसिलिटी, जो हमारे आदमी कपड़े धोते हैं, सारी फैसिलिटी कम्प्लीमेंट्री, फ्री, 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा। केवल आपको क्या करना होगा? 3 घंटे एंड एबो सोना होगा। और इस तरह से 500 नींद पर डे दिलाते हैं। एक सोने को 3 घंटे को हम क्या बोलते हैं? एक नींद बोलते हैं। इस तरह से ये केंद्र 500 नींद पर डे दिलाता है, महीने की 15,000 नींद दिलाते हैं। और एक आमिर खान का एक एपिसोड आया था, सत्यमेव जयते, उस दिन एक दिन इस केंद्र की शूटिंग की थी। ये केंद्र की एक दिन एपिसोड इस केंद्र के ऊपर है। और उन्होंने कहा था कि 15,000 नींद जो केंद्र दिलाता है, यदि ये ना होता तो 39 जाने प्रति माह जाती थी किसी की भी। ये केंद्र क्या करने लग गया? 39 जाने पर मंथ बचाने लग गया। हमारे को भी नहीं मालूम था इस केंद्र से इतना बड़ा काम हो जाएगा क्या। और वो नहीं होता कि गरीब ही मरते होंगे,
बड़े ही मर सकते हैं। ज्ञानी जेल सिंह जी भी एक्सीडेंट से मरे थे, साहिब सिंह वर्मा भी मरे थे, राजेश पायलट मरा था, कोई चरागाया मर सकता है, आम आदमी मर सकता है, व्यापारी मर सकता है, कोई भी मर सकता है। तो कितने लोगों को केंद्र ने काम शुरू किया, उसका नाम धर दिया हमने निंद्रा दान केंद्र। अन्न का दान, धन का दान, कपड़े का दान, पैसों का दान सुना होगा, शायद निंद्रा का दान आप पहली बार सुन रहे होगे। बोले ये क्या, दिस इज कॉल्ड एपीएमएल निंद्रा दान केंद्र। तो ये निंद्रा दान केंद्र का जन्म हुआ एपीएमएल 25 साल पूरे करने के बाद। दूसरा केंद्र हमारा और NH6 पे बन रहा है, क्योंकि इस केंद्र से जब दिखने लगे कि बहुत अच्छे अच्छे लाभ हो रहे हैं, तो मन किया कि एक और खोलें, दूसरा केंद्र और खोल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास कुछ भी हो, जो क्षमता हो, वो आप साथ के साथ लगाते रहो। जो आपकी कमाई है वो काणी नहीं होगी, मैली नहीं होगी, साफ रहेगी, और फिर साफ चीज जल्दी बढ़ती है। तो जल्दी बढ़ाना है तो आप उसकी कहीं ना कहीं कटाई छटाई करते रहो, पौधा है ना, कटाई छटाई करते रहते हो, सीधा बढ़ता है। तो ये तो कटाई छटाई आपको करनी पड़ेगी अपनी कमाई की। जाने अनजाने में कुछ भी हो जाता है तो आप सोचो कि चलो इतना, बट राइट जगह पर, जो भी करो राइट जगह पर करो, जरूर पर राइट जगह पर। ये नहीं कि मन माने कुछ भी आंख बंद के कर दिया। तो एपीएमएल ने ये अपना एक CSR का बनाया है, नेक्स्ट दूसरे जगह बनाएंगे। कभी भी आप यूट्यूब पे देख लेना, अग्रवाल पैकर्स मूवर्स का ड्राइवरों का CSR या एपीएम अग्रवाल पैकर मूवर फॉर ड्राइवर्स सेवा केंद्र, तो उसमें आपको मिलेगा कि किस तरह से हम ड्राइवरों को करते हैं, जो लाभ होता है। और बस इतना ही कहकर मैं आप लोग मतलब यहाँ से वहाँ मन से सुन रहे थे, उसका आभार, राजेश जी का आभार, सुनने वाले आभार, बहुत बहुत। जय हिंद।